मैं हमेशा इस चीज़ को हमेशा आप लोगों को फोकस करता हूँ, हमेशा बताता हूँ, रिवीजन इज़ द की फैक्टर फॉर दिस एग्ज़ाम, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है? जितना आप लर्निंग करते हो ना, उससे ज़्यादा आपको रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर 1 घंटा लर्निंग है तो 2 घंटे का रिवीजन है, 1 घंटे की प्रैक्टिस है, तब जाके आप सही कुछ कर पाओगे। तो लर्निंग के साथ-साथ रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर यूपीएससी इज़ नॉट फॉर यू। रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अपना मतलब एफर्ट 75% से ज़्यादा है आपका, समझ लो 80% एफर्ट है, ठीक? तो तब जाके यूपीएससी निकलेगा। रिवीजन, प्रैक्टिस, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब पढ़ना, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके निकलता है, ठीक है? चलें, तो हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, इन दोनों की रिकमेंडेशन, ठीक है? अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, दोनों की रिकमेंडेशन हो गई हैं, मैंने पढ़ ली थी, पढ़ा दी थी, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि क्या था बलवंत राय मेहता। जैसे बलवंत राय मेहता ने 3 ईयर गवर्नमेंट दी थी, इन्होंने अशोक मेहता ने जो है वो 2 ईयर गवर्नमेंट की बात की। इन्होंने पंचायत जिला परिषद को, अशोक मेहता ने जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन बताया था कि ये एग्जीक्यूशन करेगी। इसके अलावा इलेक्शन की जो पार्टीज़ हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसा भी अशोक मेहता ने कहा था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए जो सबसे पहले बात की है वो अशोक मेहता ने की है। तो ये कुछ बातें हमने उसमें देख ली थी। अब आगे की कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है? एक बार आप लोगों के पास, सभी के पास लक्ष्मीकांत तो है ही है, तो खोल लीजिए, ठीक है? मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ। आवाज़ आ रही है? ठीक है, ठीक है, ओके। चलें, देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने ये अशोक मेहता की रिकमेंडेशन देख ली थी। अब हमारा जो है, जो टॉपिक है, जी वी के राव कमेटी की रिकमेंडेशन देखनी है। जी वी के राव कमेटी की बेसिकली इसको अपॉइंट किया गया था कि द कमिटी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की जो एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म था, मतलब जो जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अरेंजमेंट था, उसको देखना था, और एलिवेशन प्रोग्राम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जी वी के राव, अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। तो जी वी के राव ने प्लानिंग कमीशन इनको अपॉइंट किया था, जी वी के राव को, कि आप देखिए भाई कि कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम कर रही है, ठीक है? तो कमिटी ने अपना कंक्लूजन में लाकर और अपना डेवलपमेंट रिपोर्ट सबमिट किया, और उसने जो है ग्रेजुअली बोला कि द प्रोसेस वाज ग्रेजुअली ब्यूरोक्राइज्ड एंड डाइवर्स फ्रॉम द पंचायती राज। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट वगैरह सबमिट की, बोला कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है, कुछ लूप होल्स भी बताए, लेकिन इसमें इन्होंने बताया कि ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन को ऐप तरीके से कैसे लागू किया जाए। तो इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें कहीं, जैसे इन्होंने बोला पहला पॉइंट रिकमेंडेशन का, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी दैट इज जिला परिषद, ठीक है, शुड बी पाइवोट इंपॉर्टेंट इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी कौन सी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में? जिला परिषद होनी चाहिए, ठीक है? और उसके अलावा बोला द डिस्ट्रिक्ट इज द प्रॉपर यूनिट फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बोला कि जो प्लानिंग और डेवलपमेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है वो डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जी वी के राव की रिकमेंडेशन थी ये सब याद रखना कि कौन सी यूनिट को उन्होंने इंपॉर्टेंट कहा है, क्या रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद में उसके बाद बोला है कि डिस्ट्रिक्ट यानी जिला परिषद, ठीक है, शुड बिकम द प्रिंसिपल बॉडी। इन्होंने बोला है क्या कि जिला परिषद प्रिंसिपल बॉडी बननी चाहिए फॉर मैनेजमेंट ऑफ ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विच कैन बी हैंडल्ड एट दैट लेवल, ठीक है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है किसको, कि इम्पोर्टेंट कौन सी बॉडी होगी, कौन सी बॉडी? जिला परिषद, ठीक है ना? तो जिला परिषद को सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी वाले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल शुड बी असाइंड एन इम्पोर्टेंट रोल with respect to the planning implementation and monitoring the rural development programs। समझ रहे हैं? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या करना है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को बोला है, और प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मॉनिटरिंग जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी चाहिए। सम ऑफ द प्लानिंग फंक्शन एट स्टेट लेवल शुड बी ट्रांसफर टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी स्टेट लेवल की जो कुछ फंक्शंस हैं, स्टेट लेवल वाले फंक्शन, यानी ये भी कह रहा है कि स्टेट लेवल वाले जो फंक्शन है, कुछ फंक्शन अगर इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन करना है तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को भी देना चाहिए, ठीक है? यानी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है इसमें,
ठीक है, क्योंकि अपनी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स को और उसको जो है ज़्यादातर वो डिस्ट्रिक्ट ही समझता है। अगर स्टेट लेवल पे प्लानिंग होती है तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और ये बात कहीं न कहीं सच भी है। नहीं तो ऐसा अगर नहीं होता तो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए नहीं रहते, और कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा आगे नहीं रहते। तो ये कहीं न कहीं जो डाइव ये है, मतलब जो डिस्पैरिटी है, रीजनल डिस्पैरिटी, उसकी वजह भी ये है कि प्लानिंग जो है वो सही लेवल पे नहीं हो रही है। ठीक है ना? उसके बाद में ये वह पोस्ट ऑफ बोला है, एक पोस्ट होनी चाहिए, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। ठीक है, शुड बी क्रिएटेड, ही शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बनाने की बात की, और उसको बोला कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए जिला परिषद का। ठीक है, एंड शुड बी चार्ज विद ऑल द डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सब सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेवलपमेंट वाले, वो सब ये देखना चाहिए। अच्छा बताओ, क्या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन अभी दिखाई देता है आपको? हम्म, ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता है? कमिश्नर नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के लिए कोई 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 ऐसा ऑफिस है, होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, देखा है आपने? हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कम पढ़ा है ना। आप लोग जब वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में आप पढ़ेंगे इसको। लेकिन आप लोगों ने एक मतलब जैसे डीएम के अलावा आपने एक सुना होगा, वो भी आईएएस ऑफिसर होता है। ये सुना है कभी? सीडीओ सुना है? बीडीओ का बाप, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का बाप नहीं होता? है? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता नहीं है? तो सीडीओ जो होता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, बीडीओ ब्लॉक लेवल पे होता है। ठीक है, ये पीडब्ल्यू ये उस पे बैठता है। ये बेसिकली क्या नाम है, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, विकास भवन वगैरह होता है ना, सुना होगा कि डिस्ट्रिक्ट में एक विकास भवन वगैरह होता है। तो वहाँ पे जो है ये बैठता है, ये भी आईएएस ऑफिसर होता है। कभी कभी कहीं पे सीडीओ बना देते हैं, कभी जरूरी नहीं है कि आपको डीएम ही बनाए, सीडीओ भी बना देते हैं। ठीक है, तो आप, ये भी आईएएस ऑफिसर ही होता है ज़्यादातर। आईएएस ऑफिसर भी हो सकता है इसको। सीडीओ या तो आईएएस होगा, या तो ज़्यादातर आईएएस को भी बना देते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के सारे काम होते हैं ना, इसमें फंक्शन होता है। तो आईएएस या आईएएस दोनों में से किसी को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ठीक है, शुड बी क्रिएटेड, ये बोला था। तो मतलब ये एक मतलब बात बोली थी उसमें, जो है होता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है बेसिकली जिला परिषद पे। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का, जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होंगे, ऑल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल उस पर होता है। तो सीडीओ जितने भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं उसको देखता है ये। तो एक तरह से कमिश्नर नहीं बनाया, लेकिन सीडीओ एक ऑफिसर क्रिएटेड है वहाँ पे, मतलब एक होता है ऐसा सिमिलर इसके। ठीक है, तो ये भी याद रखें। उसके बाद इलेक्शन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूट शुड बी हेल्ड रेगुलरली, उसने बोला है कि रेगुलरली होना चाहिए। और इट फाउंड दैट द इलेक्शन बिकम ओवर ड्यू ऑफ वन और मोर टीयर इन द 11 स्टेट। तो बहुत बार इलेक्शन टाइमली नहीं होता था वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ना, तो बहुत जगहों पे होता ही नहीं था। तो इनकी रिकमेंडेशन भी दी गई, और इसमें भी देखा गया कि मतलब ज़्यादा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस समय रेगुलर इलेक्शन भी नहीं होता था, इलेक्शन ओवर ड्यू हो जाता था कई कई स्टेट्स में, इस तरह से। तो does the committee in his scheme decentralization system of the field administration assigned a leading role to the पंचायती राज लोकल प्लानिंग। बेसिकली प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा इसने बात की। तो जीवीक्यू राव की जो रिकमेंडेशन है 1986 में ये आई है। डिफर दो जो दंतवाड़ा उसमें क्या नाम है, दंतवाला कमेटी की रिपोर्ट आई थी ब्लॉक प्लानिंग के लिए, और हनुमान राव कमेटी की रिपोर्ट आई थी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए। तो उससे ये थोड़ा सा अलग बात कर रहे थे। ठीक है, ओके। उन्होंने सीडीओ वीडियो डिपार्टमेंट बनाने की बात कर दी थी। उन लोगों ने भी मतलब, उन लोगों ने जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह को रोल देने की बात की थी। जैसे बोला, हनुमान राव कमेटी एडवोकेटेड द टू सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी अंडर द अंडर आइदर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अ मिनिस्टर। तो ये सब और लोगों ने भी कुछ बातें की थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो यही था, अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता। उसके बाद जी के राव के कुछ रिकमेंडेशन आपने देख ली। उसके बाद में फिर एल एम सिंघवी हैं। कौन है? एल एम सिंघवी। एल एम सिंघवी कमेटी आती है,
उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, उसको बस थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा। ये जो है एलएम सिंघवी की रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है। और फिर अब इसके बाद जो जितने भी नए लोग होंगे वो लोग कुछ रिकमेंडेशन नया नहीं देंगे, इन्हीं लोगों की रिकमेंडेशन को रिपीट करेंगे। ठीक है। 1986 के अंदर आपका राजीव गांधी गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी ये कमेटी, ठीक है, कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो उसमें एलएम सिंघवी की चेयरमैनशिप के अंदर ये डेवलपमेंट किया गया था। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये बात इन्होंने बहुत पहली प्रायोरिटी में दिया था एलएम सिंघवी ने, कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऐसे ही आप चला रहे हो, आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। फॉर दिस पर्पज इन्होंने बोला कि क्लियर कट बोला कि एक नया चैप्टर ऐड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी सबसे पहले बार बात तो अशोक मेहता ने कर दी थी, लेकिन क्लियर कट जो इन्होंने बात कही है, दस इट मेक देयर आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, रीजनेबली एंड सस्टेनेबली इनवायलेट। तो इन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होगा, सेपरेट चैप्टर होगा, क्लियर कट सारा पर्पज होगा, तो ठीक से इलेक्शन वगैरह हो पाएगा। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू इंश्योर द रेगुलर फ्री फेयर इलेक्शन ऑफ द क्या ना पंचायती राज, और इससे क्या होगा कि इलेक्शन वगैरह ठीक से हो पाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डाला होगा तो। एक चीज़ उन्होंने बोला। उसके बाद क्लस्टर ऑफ विलेजेस के लिए बोला कि न्याय पंचायत बनाइए। क्लस्टर ऑफ विलेज यानी कई सारे विलेजेस का मिलाकर एक न्याय पंचायत बनाइए जो कई विलेजेस को देखता हूँ, ये बनाने की बात की। उसके अलावा बोला कि विलेज शुड बी द रीऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, रीऑर्गेनाइज टू मेक ग्राम पंचायत मोर वाइबल। क्या बोला है, विलेज को क्या बनाना चाहिए, शुड बी रीऑर्गेनाइज टू ग्राम पंचायत को ज़्यादा वाइबल, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए विलेज जो है, विलेज को रीऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। ठीक है। इट ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा एंड कॉल्ड इज द एम्बेडमेंट ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उन्होंने बोला ग्राम सभा है। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि ग्राम सभा में जितने भी वोटर्स होते हैं रजिस्टर्ड, वो सब लोग इंक्लूड होते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका यूपीपीसीएस में आया था ना। ठीक है। विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन्होंने बोला विलेज पंचायत के पास और भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। एंड जुडिशियल ट्रिब्यूनल शुड बी एस्टेब्लिश्ड फॉर ईच स्टेट टू एडजुडिकेट controversies about the election of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, their resolution and the matter related to their function। कोई भी इस तरह का मैटर होता है तो उससे रिलेटेड बात कौन करेगा, जो मतलब एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल होना चाहिए, यानी पंचायत के रिलेटेड कोई अगर बात हो ट्रिब्यूनल, और ट्रिब्यूनल मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले ही, ठीक है ना। उसके बाद में थुंगॉन कमेटी है। थुंगॉन कमेटी जो है ये 1988 के अंदर एक सब कमिटी ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट वाज कॉन्स्टिट्यूट अंडर द चेयरमैन ऑफ पीके थुंगोंग टू एग्जामिन द political and administrative structure in the district for the purpose of district planning. The committee suggested for the strengthening of the Panchayati Raj system. It made the following recommendation। क्या क्या रिकमेंडेशन इसने दिया है, तो थुगोंग ने सबसे बात वही बार बार आएगी। देखो इन्होंने भी कहा कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज कर लीजिए, क्या इससे पहले दो लोगों ने नहीं कहा है, तीन लोगों ने कहा इनफैक्ट। एलएम सिंघवी, अशोक मेहता ने तो कहा ही है, जीवी के राव ने भी कहीं छुपे छुपे अंदाज में कही दिया है, ठीक है ना। उसके बाद में तीन टेयर गवर्नमेंट जो है पंचायती राज में, विलेज लोग इन्होंने कहा विलेज लेवल पे होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। तो क्या बताओ ये बात क्या नाम है सबसे पहले बलवंत राय मेहता ने नहीं कही थी, ठीक है। जिला परिषद शुड बी द पाइवोट, जिला परिषद जो है प्राइवेट इंपॉर्टेंस होना चाहिए किसके लिए, प्लानिंग के लिए। ये क्या क्या नाम है उन्होंने नहीं कही थी क्या, अशोक मेहता ने नहीं कही थी, और क्या फिर उसके बाद एलएम सिंघवी ने नहीं कही की है क्या, और जीवी की राव ने तो बहुत खुल के कहा है ना। पंचायती राज शुड बी 5 टेन्योर 5 साल का होना चाहिए, तो बलवंत राय मेहता के टाइम से ही बात हो रही है कि 5 साल होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपर सेशन 6 मंथ का, ये भी बात हो चुकी है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा देना चाहिए, बोला है ना। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमिटी शुड बी सेटअप एट द स्टेट लेवल। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कमिटी स्टेट लेवल पे होनी चाहिए अंडर द चेयरमैन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग के चेयरमैनशिप के अंडर में, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद शुड बी इस मेंबर, इसका प्रेसिडेंट जो जिला परिषद का होना चाहिए इसका मेंबर होना चाहिए। अ डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, एक डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो किसमें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाना चाहिए। रिजर्वेशन सीट की होनी चाहिए तीनों टेयर में, ठीक है। रिजर्वेशन वुमेन के लिए होना चाहिए,
और स्टेट के फाइनेंस कमीशन, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई जानी चाहिए हर स्टेट के अंदर। और उस स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या कराएगी, जो फाइनेंसेस वगैरह पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हैं वो देखेगी। ये उन्होंने कहा है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद, ये भी बात हो चुकी है। तो ये सारी बातें इन लोगों ने जो कही हुई हैं, ये थुगोंग ने जो कही हैं, इन्होंने क्या किया है, कमेटी की रिपोर्ट उठाई है सारी कमिटीज़ की, उसमें जो जो पॉइंट थे वो उठा लिए, 128 रिकमेंडेशन उसको उठा लिया, अपना चाय बिस्किट खाया और क्या नाम है उसी को उठा के कॉपी पेस्ट मार के बोल दिया मेरी कमेटी की रिपोर्ट, मेरी कमेटी की रिपोर्ट, है ना। ये तो हुआ है। नहीं, गे- हाँ, गैडगिल ने भी कॉपी कर लिया, उन्होंने भी बोला कि देखो ऐसा है, एक कमेटी पॉलिसी के लिए इनको बनाई गई 1988 के अंदर में। इन्होंने भी बोला हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव, तो इन्होंने भी कौन सा सर्वे किया, पुरानी रिकमेंडेशन सारी उठाई, उसमें से कॉपी पेस्ट मार दिया कुछ चीज़ें। देख लो तुम लोग, फिर देखना कॉपी पेस्ट इसमें भी है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस शुड बी बेस्ट टू द, क्या ये बात नहीं कही है पहले। फिर 3 टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये नहीं कहा है क्या, 5 साल वाला बात नहीं कहा है क्या, कि 5 साल टेन्योर होना चाहिए। ठीक है, मेंबर ऑफ पंचायती राज तीनों लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए। इन्होंने बोल दिया SC ST और वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है ना। एक पंचायती राज जो है, पंचायती राज बॉडीज शुड हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग ऑफ द डेवलपमेंट फॉर दिस पर्पज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये क्या इससे पहले नहीं कहा है, कहा गया है, तुगोंग कमेटी में भी यही बात है। उसके बाद में पंचायती राज बॉडी शुड भी, मतलब ये होना चाहिए, ये तो उन्होंने ही कह दिया था, क्या नाम है, अशोक मेहता ने ही, कि उसमें टैक्स लगाने की पावर होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन इन्होंने बोला था कि स्टेट फाइनेंस में कमीशन बनाओ तुगोंग ने, तो इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन भी बोल दिया कि भाई एक सेपरेट इलेक्शन बॉडी होनी चाहिए। इससे पहले भी लोगों ने बोला है कि सेपरेट बॉडी होनी चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। तो ये अब कैटगिल ने दिया था, इन्होंने इन्होंने भी अपना रिकमेंडेशन दे दिया। अब इन सबकी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको 3 बार कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश भी हुई। किस पे, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोशिश किया, पास नहीं करवा पाए, नहीं हो पाई काम। ठीक है, VP सिंह ने कोशिश किया, नहीं हो पाया काम। अब नहीं हो पाया तो क्या, मैंने बताया किसने करा, नरसिम्हा राव ने करा, बिल्कुल हो गया। नरसिम्हा राव ने कोशिश की, उन्होंने कहा ठीक है भैया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर डाला 1992 में, एक नया पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नई चीज़ें ऐड कर दी गई, और पार्ट 9 के अंदर बहुत सारा चेंजेस करके बहुत नए आर्टिकल 243 में, दुनिया भर के आर्टिकल 243 तक आर्टिकल ऐड कर डाले गए। पंचायत के नाम से नया एक पार्ट ऐड कर दिया गया, और 11 शेड्यूल ऐड कर दिया गया, उसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम्स हैं। और ठीक है, जो कि आर्टिकल 243G से डील होते हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 243 से 243O तक, और उसके बाद में 11 शेड्यूल हैं। 11 शेड्यूल के अंदर भी ये बात की गई है, मैंने बताया था 11 शेड्यूल ऐड किया गया, उसमें 29 आइटम्स दिए गए हैं, जिसके ऊपर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपना क्या नाम है फंक्शन वगैरह करेगा। और आर्टिकल 40 के फर्दरेंस में इसको किया गया, आर्टिकल 40 मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें पहले ही बोला गया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए हमारे यहाँ पे। तो ये सारा है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको उठा के डाल दिया। अब इसमें जो डाला, मैंने बताया था 2 तरह के प्रोविज़न डाले थे, एक मैंडेटरी प्रोविज़न जो कंपलसरी वाले, जो कि होना ही होना है, ऑब्लिगेटरी है, करना ही करना है, लागू करना है। और दूसरा कैटेगरी था वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब जो करने का दिल करे तो करो, नहीं करने का दिल करे तो ना करो। तो कंपलसरी और वॉलेंट्री 2 तरह के प्रोविज़न, कंपलसरी एंड वॉलेंट्री 2 तरह के प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, यानी बात की गई 2 तरह की उसकी, कि भैया एक कंपलसरी है जिसको आपको करना ही करना है, एक जो है वो वॉलेंट्री प्रोविजंस है जिसको आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो आपकी मर्जी है, ना करो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। स्टेट को, मतलब स्टेट के लिए कहा गया है कि कुछ तो कंपलसरी है, कुछ वॉलेंट्री है। अब स्टेट, ठीक है ना। सेलिएंट फीचर क्या है, तो ग्राम सभा क्या होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्राम सभा क्या होता है। तो ग्राम सभा जो है, ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द ग्राम द एक्ट, ठीक है, इसमें क्या है, द एक्ट प्रोवाइड फॉर द ग्राम सभा एज अ फाउंडेशन ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम का फाउंडेशन कौन है, ग्राम सभा। अब बॉडी कॉन्स्टिट्यूट, अब यहाँ इसको रट्टा मारिएगा, a body consisting of the person registered in the electoral roll of village comprised within the area of panchayat at the village level, यानी विलेज लेवल पे जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं, ठीक है, वो सब ग्राम सभा के पार्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट के मेंबर आप लोग होते हैं ना, पार्लियामेंट के मेंबर चुने जाते हैं, यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं वो सब इस पार्लियामेंट ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। गेटिंग। एक आपको बहुत यूनिक बात बताऊंगा अभी, आप लोग सोचेंगे कि यार ऐसा भी होता है क्या,
क्योंकि जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी ऐसे लगा था, ऐसा भी होता है क्या? जब मतलब पहली बार पढ़ा था यार, मतलब आज की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। दस इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर इन एरिया ऑफ पंचायत। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो ये है कि जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं, ठीक है, एरिया के, वो सब पंचायत में शामिल होते हैं, ग्राम सभा में। और वो पावर एंड फंक्शन वो सारे एक्सरसाइज करते हैं लेजिस्लेचर वाली। कौन सी फंक्शन? लेजिस्लेचर। जैसे लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करते हैं ना, विलेज लेवल पे ग्राम सभा लेजिस्लेचर का काम करती है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सारे मेंबर हैं वो मिलकर अगर कुछ कानून वगैरह बनाना चाहें, बात होगा, तो सब पंचायत होगी और सब लोग मिलकर वहां बैठकर, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। लेकिन अब प्रधान अपने मन से नहीं कर सकता है, समझ में आई बात? तो विलेज पंचायत के अंदर जो जितने भी रजिस्टर होते हैं उन सबका मत बहुत वैल्यू करता है। ठीक है। वो सब मतलब रहते हैं। उसके अलावा 3 टियर गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया। 3 टियर गवर्नमेंट में क्या हुआ कि पंचायती, अब यहाँ पे आपको याद रखना है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। ठीक है। तो पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये 3 तरह से बनाया गया। ठीक है। कौन कौन से लेवल पे? विलेज लेवल पे बनाया गया, जैसे ग्राम सभा जिसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे बनाया गया पंचायत समिति टाइप, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया गया। तो 3 तरीके से जो है ये बनाया गया। ठीक है ना? ठीक है। और इसमें ये रखा गया कि जहाँ पे कम से कम 20 लाख पॉपुलेशन जहाँ पे है, ठीक है, कितना पॉपुलेशन? 20 लाख या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल पे उसको बोला जाएगा। तो इस तरीके 3 टियर गवर्नमेंट, मतलब वही जो 3 टियर होता है वो हो गया। तो ये तो बताइए आपको। उसके बाद में इलेक्शन ऑफ द मेंबर एंड द चेयरमैन। अब यहाँ पे ये बात है कि भाई इलेक्शन कैसे होता है, मेंबर और चेयरमैन का जो इलेक्शन है, ठीक है, वो कैसे होगा। तो आप लोगों को पता है ना, मेंबर का इलेक्शन तो डायरेक्ट होता है, तो सुना होगा, आप लोग वोट करते हो, है ना? है? करते हो ना वोटिंग? हम्म। करते हो वोटिंग? हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रधान बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ मुखिया बोलते हैं। ठीक है। मुखते हैं, और हमारे यहाँ हैं? तुम मुखिया नहीं, या प्रधान को कहते हैं। नहीं, तुम ग्राम सभा की मेंबर। पंचायत में मुखिया नहीं है, तुम मुखिया नहीं हो, क्योंकि मुखिया जो होता है प्रधान होता है। तुम ग्राम सभा की मेंबर। ऑल द मेंबर ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल सारे, ऑल द मेंबर ऑफ द पंचायत एट विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शुड बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो यहाँ पे कह दिया गया है कि सब जो मेंबर हैं वो सब डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। तो कहते नहीं है पंचायत, पंचायती राज जो मेंबर हैं, जैसे अब्दुल हई जो है, हमारे यहाँ पे याद है, वो पंचायती राज सदस्य का एग्जाम ही, वो क्या नाम है, वही तो लड़ते हैं इलेक्शन, पंचायत। ठीक है। पंचायत का इलेक्शन लड़ते हैं वो, जिला पंचायत का। ठीक है। तो पंचायत का लड़ते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं ब्लॉक लेवल पे लड़ते हैं, कुछ लोग ग्राम सभा पे लड़ते हैं। तो ये मेंबर जो होते हैं वो लड़ते हैं। एक तो प्रधान का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, बाकी मेंबर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है। लेकिन चेयरमैन जो पंचायत इंटरमीडिएट लेवल पे होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें जनता वोट नहीं करती इनके चेयरमैन के लिए, ये लोग खुद वोट करते हैं, मतलब जो मेंबर होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है ना? ओके। तो ये है। उसके अलावा रिजर्वेशन सीट जहाँ जहाँ मतलब SC ST की पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी सीट भी रिजर्व होती हैं। लगभग 1/3 तक सीट रिजर्व कर देते हैं। ठीक है ना? 1/3 ऑफ द टोटल में। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि रिजर्वेशन वुमेन का कितना होना चाहिए, तो 1/3 मेंबरशिप में एक आ गया, 1/3 जो सीट है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए, यह भी की गई है। इट एक्ट प्रोवाइड द रिजर्वेशन नॉट लेस देन 1/3 फॉर द टोटल नंबर ऑफ द सीट्स फॉर वुमेन। वुमेन के लिए 1/3 का रिजर्वेशन है। ठीक है। इंक्लूडिंग द सीट रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंग टू SC ST, मतलब 1/3 का रिजर्वेशन वुमेन के लिए, चाहे वो SC ST चाहे जनरल मिला के 1/3 होना चाहिए। ठीक है ना? ओके। और यहाँ पे ये भी किया गया है कि जहाँ पे मतलब, और फर्दर नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। यानी 1/3 जो चेयरमैन की जो सीट्स हैं, यानी टोटल जितनी भी मतलब पंचायतें हैं इस तरह से, तो 1/3 सीट जो है चेयरमैन की भी वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। तो इस तरह से मतलब रिजर्वेशन दिया गया है उनको। उसके अलावा ड्यूरिंग, लेकिन वो होता कुछ नहीं है। वुमेन के नाम पर प्रधान तो होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चचा चाची तो प्रधान है, लेकिन चलाते सब चचा ही तो हैं। तो ये रहता है। तो वो नाम सिर्फ रहता है, लेकिन एम्पावरमेंट उससे हो नहीं पा रहा है, क्योंकि चलाने वाला जो होता है वो मेल ही होता है, फीमेल तो शायद ही कुछ चलाए। अच्छा, ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन जो होता है वो
5 ईयर्स का होता है इसमें, ठीक है, 5 ईयर, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया गया कि भैया ये चीज़ होगी, ठीक है, 5 साल। देखो अब देखो, 5 साल ड्यूरेशन होगा, 5 साल तक रहेगा ऑफिस में, ठीक है, पंचायत का। हाउएवर इट कैन बी डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, यही मैंने बोला था कि नई बात बताऊंगा। क्या प्रधान को भी जैसे उसमें समर्थन खींच के प्रधानमंत्री का मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करा जाता है पार्लियामेंट के अंदर और सरकार गिरा देते हैं, क्या मुखिया को भी हटाया जा सकता है? हैं? हम्म 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 कैसे? नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं। इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन हो गया, प्रधान जीत गए। अब जैसे मान लो चच्ची प्रधान है, अब उनको कोई अब उनको क्या नाम है, कोई तुम चाहो कि चलो प्रधानी से हटा दे उनको, हमें पसंद नहीं है प्रधान, तो कर सकते हो? ऐसा होता है, ऐसा होता है। पाप। हाँ हाँ, तुम अब हटा दियो सब। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ ड्यूरेशन फॉर 5 ईयर्स, ठीक है, इन केस ऑफ डिजोल्यूशन, मैं ही उनका वो हूँ, क्या नाम है, प्रपोजर मैं ही हूँ उनका, मेरा ही साइन है उनके उस पे उस पे इलेक्शन लेटर पे, नॉमिनेशन लेटर पे, पता है, फोटो साइन मेरा है उस पे। हाँ। देखो, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर, 5 साल जो है, तब तो उनके उनके भतीजी हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, करना चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। चलो, बिफोर द बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है, इससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है, ये मतलब हटाया जा सकता है। इन केस ऑफ डिजोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉर द डेट ऑफ इट डिजोल्यूशन, अगर ऐसा होता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, तो उसमें दोबारा रिएक्शन होता है, ठीक है, वेयर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड for which the dissolution panchayat has been constituted is less than 6 months, it shall not necessary to hold any election for the constitution of new पंचायत। अगर अगर कोई वो डिसॉल्व हो जाता है पंचायत, कब से? 6 महीने का टाइम से कम टाइम बचा है इलेक्शन होने में, तब तो दोबारा इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम है, जैसे 1 साल का टाइम बचा है, 1.5 साल का टाइम बचा है अभी, मतलब 5 साल टाइम गुजर गया, 3.5 साल गुजर गया, अब 1.5 साल का टाइम बचा है, या 4 साल गुजर गया, अभी 1 साल का टाइम है, तो इलेक्शन दोबारा होगा, ठीक है। हाउएवर पंचायत constituted upon the dissolution of the panchayat before the expiration of its duration shall be continued only for the remainder of the period for which the dissolution dissolved panchayat could be continued, and had it not been in dissolved. In other words, the panchayat reconstitute after premature dissolution does not enjoy a full पीरियड ऑफ 5 ईयर बट रिमेन ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। जैसे मान लो कि 1 साल के लिए, जैसे 4 साल कोई मतलब हो गया है इलेक्शन, 4 साल मतलब प्रधान कोई रहा है, अब बचा हुआ पीरियड के पहले उसको हटा दिया गया प्रधान को, तो पता चला 1 साल ही टाइम बचा हुआ है इलेक्शन में, तो अब जो मतलब बन के आएगा प्रधान, वो 1 ही साल का बन करेगा, 1 साल के बाद उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है ना। 1 साल के बाद फिर इलेक्शन होगा, मतलब दोबारा से इलेक्शन होगा 5 साल में। अब देखो, a person shall be disqualified for being chosen as for be the member of the panchayat if he is so disqualified under any law, the time being forced for the purpose of election to the legislature of the state under any law made by the state legislature. However, no person shall be disqualified on the ground of he is less than 21 years। मतलब इसका जो एज है लेजिस्लेचर में, कोई मतलब हो सकता है कि इसको डिबार कर दिया जाए कि भाई तुम इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, तो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीट रिजर्व कर दी, तो अदर बंदे डिस्क्वालीफाई हो गए अपने आप ही, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है 21 साल का कोई बंदा है तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी प्रधान बनने की जो एज है वो 21 साल है, ना कि 25 साल, ठीक है। एक बात को याद रखें, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसका इलेक्शन करवाता है, ये बात याद रखें, ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्शन कमीशन, डायरेक्शन वगैरह सब कुछ जितना भी होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, मैंने बताया था। और इसके जो पावर एंड फंक्शन होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है वो उसको मतलब पावर होती है क्या करने की, सारा मतलब इसको पावर एंड फंक्शन सारी कुछ डिसाइड करने की, प्रिपेयर करने की, प्लान इकोनॉमिक वगैरह। फाइनेंसेस जो है, फाइनेंस कमीशन जो होता है स्टेट का, वो डिसाइड करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट पंचायती राज टैक्स वगैरह ड्यूटीज़ वगैरह लगाती है और ये पंचायती राज लोगों को असाइन करती है। फाइनेंस कमीशन बताता है कि कितना टैक्स वगैरह देना चाहिए स्टेट को, कितना मतलब पैसा उसका लगाना चाहिए, कितना उसको पावर देनी चाहिए, ये है। इसका ऑडिट स्टेट लेजिस्लेचर ये प्रोविज़न बना सकता है पंचायती राज के ऑडिट करने का भी। और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट अप्लाई करेगा, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मॉडिफिकेशन के साथ लागू होता है, वो आपको पता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो लॉज थे 1993 तक, कहा गया था कि जो पहले वाले हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, उसके बाद सब जगह इलेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है ना।
और इलेक्टोरल रोल मैटर जो भी है कोर्ट, ठीक है, बार टू इंटरफेयर बाय द कोर्ट इन इलेक्ट्रल मैटर में इलेक्शन कमीशन देखेगा, उसको कोर्ट में नहीं जाएगा। 11 शेड्यूल के अंदर जो 29 जो फंक्शन आइटम है वो ये है, एग्रीकल्चर का मैटर है, लैंड इंप्रूवमेंट है, माइनर इरिगेशन है, ये सब इनके अंडर में है, फिशरी है, खादी उद्योग है, रूरल हाउसिंग है, ये सब प्रधान वगैरह, लाइब्रेरीज स्कूल वगैरह होती है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये सब प्रधान 29 आइटम्स ऐसे हैं जो 11 शेड्यूल के अंदर है, जो कि कंपलसरी है किसके अंदर, जो कि किसके अंदर दिया हुआ है, क्या नाम है, 11 शेड्यूल में दिया हुआ है, किसके अंदर, 11 शेड्यूल में। और इसके ऊपर काम कौन करेगा, हुँ? कौन काम करेगा, पंचायत ग्राम सभा काम करेगी, यानी कि पंचायत काम करेगा, ठीक है ना। ये कुछ वो है ग्राम सभा या पंचायत पूरे सारे मिला के। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि 5 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। एक ये डिसॉल्व हो सकती है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। फेयर सिलेक्शन जो होगा वो अ, होगा, मैंने बताया है कि क्या नाम है, या तो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द 5 टर्म, और इन केस ऑफ अगर 6 महीने का टाइम बचता है तो नहीं होगा, ये बात हो गई। लेकिन आपको मैंने ये बताया भी कि डिसॉल्व कैसे होगा, हम्म, डिसॉल्व कैसे होगा, हाउस ये बताया। अच्छा, आप में से किसी को पता है कि डिसॉल्व कैसे होगा, जैसे हाउस को डिसॉल्व करना है, जैसे ठीक है डिसॉल्व हो गया, ये तो मैंने बोला कि भाई डिसॉल्व हो गया तो उसके लिए इतना टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ पे ये है, इसीलिए वो प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बात की फाइनेंसिस की बात करी, 29 आइटम जो है वो इसमें 11 शेड्यूल के अंदर मेंशन है। फाइनेंस वगैरह जो होगा स्टेट देखेगा, स्टेट का लेजिस्लेचर जो है वो डिसाइड करेगा कितना पैसा देना है, कितने पे टैक्स लगाना है, क्या है। फाइनेंस कमीशन जो है वो ये करता है कि रिकमेंडेशन देता है कि क्या क्या किस किस पे टैक्स लगवाना है क्या नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि ये रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन इसके ऊपर काम करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। किसके पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ऑडिट मशीनरी बनाई जा सकती है, एग्जम्पशन मैंने बताया कई एरियाज में है। और उसके अलावा जो है ये मैंने जो लॉज बताया ये बताया कंटिन्यू रहेंगे, उसके बाद में फिर मतलब ये 1993 तक कंटिन्यू रखा, उसके बाद में फिर ये कहा कि अब जो है पंचायती राज जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो चीज़ लगेगी, जो पहले में सिस्टम था वो ख़त्म होगा। तो इस तरीके से इन्होंने बताया, ठीक है ना। उसके बाद में ये 11 शेड्यूल के अंदर 29 आइटम दे दिए जिसके ऊपर पंचायती राज टैक्स वगैरह लगा सकती है, या जो भी थोड़ा बहुत उनको काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है वो कर सकती है। और इसके अलावा कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस दिए गए कि कुछ प्रोविजन जो है जो उसको स्टेट को था कि कंपलसरी आपको अपॉइंट करना ही, मतलब लागू करना ही करना है, हर स्टेट को करना है। और कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसमें था कि वॉलंटरी प्रोविजन है, जो लागू करे उनका मन करे तो करे नहीं तो ना करे। तो कंपलसरी प्रोविजन क्या क्या थे, आवाज़ आ रही है मेरी, इसमें कंपलसरी प्रोविजन ये थे कि भाई जो है एक तो विलेज पंचायत, ग्राम सभा के अंदर विलेज पंचायत तो बनाएंगे ही बनाएंगे, यानी ग्राम सभा हर किसी को बनाना पड़ेगा, इसको स्टेट मना नहीं कर सकता, ठीक है। और विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएंगे। डायरेक्ट इलेक्शन जो होगा सारे पंचायत में, विलेज और क्या नाम है इंटरमीडिएट सारे में डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन चेयरपर्सन का होगा, ये सारा ये वाला 21 साल मिनिमम एज को सब लोग मतलब मानेंगे, 21 साल मिनिमम एज रहेगी। 21 साल अगर का बंदा है तो इलेक्शन प्रधानी के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या जिला परिषद के उसमें लड़ सकता है। रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर SC ST, जहाँ भी उनकी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से तीनों में रिजर्वेशन दी जाएगी। रिजर्वेशन 1/3 सीट्स जो है वो किसके लिए, वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी। और फिक्स ही करा जाएगा 5 ईयर पंचायती राज का सिस्टम होगा। फिर सिलेक्शन होगा अगर सुपर सेशन हो जाता है पहले से, मतलब अगर खत्म हो जाता है सेशन तो क्या नाम है फ्रेश सिलेक्शन होगा। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेब्लिश कराया जाएगा हर स्टेट के अंदर इलेक्शन कराने के लिए, और एक फाइनेंस कमीशन होगा जो रिकमेंडेशन देगा कि कितना पैसा पंचायत वगैरह को देना है। रिकमेंडेशन देता है लेकिन उसको लागू करेगा स्टेट लेजिस्लेचर। वॉलेंट्री प्रोविजन है, चाहो तो करो चाहे तो ना करो, वो वाला कि रिप्रेजेंटेशन दे दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ठीक है, ऑफ द बोथ हाउसेज, यानी आपके एरिया का जो MP और MLA है उसको, MPs जो है राज्यसभा और लोकसभा के, और इसी तरह से विधानसभा और विधान परिषद के जो मेंबर्स हैं उनको भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन बोथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ एट द मेंबर और द चेयरमैन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के भी सारे लेवल पे अगर आपको देना है रिजर्वेशन तो दे सकते हो, ये वॉलंटरी है, चाहे तो OBC को दो चाहे ना दो, इसमें मतलब कंपलसरी नहीं कि नहीं आपको OBC को देना ही देना है, ठीक है ना। उसके अलावा आ, ठीक है, उसके अलावा ग्रांटिंग पावर एंड अथॉरिटी टू द पंचायत टू अनेबल देम फॉर फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट,
सर ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द पावर, अब ये भी पावर जो 29 आइटम्स है इसमें से कितने आइटम पे उनको पावर देनी है कि अपना मतलब कानून बनाने की या फाइनेंसेस वगैरह लेने की, उसकी फाइनेंसेस वगैरह लेने की या उसको एग्जीक्यूट करने की, उसमें परफॉर्मेंस देने की, तो वो 29 जो आइटम्स है उनमें से कितने को देना है वो स्टेट डिसाइड कर सकता है, वो वॉलंटरी उसकी मर्जी है, वो दे ना दे। ठीक है, कितना टैक्स कितना पैसा देना है वो भी उसकी मर्जी से के हिसाब से चलेगा, यहीं के बहुत मतलब वो डिसाइड करेंगे पहले। ये कुछ कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस हैं। उसके अलावा पैसा एक्ट जो है 1996, ये पैसा मैंने बताया था आपका, ये पैसा पंचायती राज एक्सटेंशन फॉर द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। यहाँ पे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में जो हैं उनके लिए, जैसे आंध्रा है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात वगैरह में, यहाँ जितने भी है, राजस्थान वगैरह में, ठीक है, ये दीज आर द ये 10 फिफ्थ शेड्यूल एरियाज हैं। उसके अलावा जो है और भी ऐसे एरियाज हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहाँ पे ग्राम सभा को बहुत पावर दी दी गई है, तो उसका पैसा एक्ट लाया गया और उसको मॉडिफाई करके पंचायती राज को ऐड किया गया। उसके अंदर बहुत है कि हर ग्राम सभा को इतनी पावर दी दी है, यानी प्लानिंग वगैरह करने की पावर, उनके यहाँ पे अगर कोई माइनिंग वगैरह लीज वगैरह होती है तो उसकी पावर, मतलब माइनिंग करवाना है नहीं करवाना है, और मतलब फॉरेस्ट कटेगा कि नहीं कटेगा, और इसी तरीके से वहाँ पे कुछ भी करना है तो बहुत ज़्यादा पावर एम्पावर कर दिया, पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर है, इतना पावर है देखो यहाँ। टॉक्सिकेशन वगैरह को बैन करने की भी पावर है इनके पास, डिस्ट्रिक्ट करने की पावर है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की पावर है, इस तरह लैंड वगैरह से रिलेटेड अगर सेल वगैरह करना है उसकी पावर है, विलेज मार्केट को मैनेज करने की पावर है। इससे पहले दिया है आपको कि जो है माइनिंग वगैरह की भी जो मतलब अगर दे रही है ऑक्शन करवा रही है तो इनसे पूछेगी। ये देखो क्या नाम है वाटर बॉडीज़ वगैरह की पावर है। उसके अलावा जो मतलब इस तरह की बहुत सारी पावर जो है ग्राम सभा को इसमें पैसा एक्ट में दे रखा है, यानी हम लोगों को वो सब पावर नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो ग्राम सभा है उसको बहुत पावर होती है ट्राइबल एरियाज में, यानी उनको अपना गांव कैसे चलाना है वो खुद डिसाइड करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर भी उनसे पूछे बिना काम नहीं करेगा, ये पूरा उसमें कहानी दे रखी है, ठीक है ना। ओके, फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, तो फाइनेंसेस जो होते हैं वो एक तो खुद उनको कुछ टैक्स वैक्स लगा सकते हैं, कुछ स्टेट देता है, ठीक है ना, और कुछ सेंटर की स्कीम वगैरह से पैसा आता है, तो ये कई जगह हैं जहाँ से इनको पैसा मिलता है, ठीक है ना, सेंटर भी देती है, लोन वगैरह भी ले सकते हैं, तो इस तरीके से इनको पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद में जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट फंडिंग के ऊपर ही डिपेंडेंसी है, इसकी भी कुछ मतलब क्रिटिसिज्म, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। तो ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब क्या इस इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस क्यों है, तो उसका यह है एडिक्वेट डिजोल्यूशन मतलब डिवेल्यूशन नहीं है, बहुत तरीके से बहुत अच्छे से क्या नाम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और उसका सुपरविज़न नहीं है। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी का बहुत कंट्रोल है ग्राम सभा पे, ये भी कहीं कहीं दिक्कत है, जैसे बीडीओ वगैरह का इन सबका कंट्रोल होता है। उसके अलावा जो है फंड जो होता है वो कंपलसरी नेचर का नहीं है, वॉलंटरी नेचर का है, वो लोग टैक्स वैक्स लगा ही नहीं पाते हैं कुछ, ठीक है ना। गवर्नमेंट के ऊपर पूरी फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट से पैसा आएगा तब काम होगा, ठीक है ना, अपने खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं। ग्राम सभा जो है ये है स्टेटस ऑफ ग्राम सभा क्या है, एम्पावरिंग ग्राम सभा कुड हैव बीन पावरफुल वेपनरी फॉर द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्टर, हाउएवर द नंबर ऑफ state acts had not dispelled the power of Gram Sabha or have any procedure let down for the functioning of these bodies and the पेनल्टीज फॉर द ऑफिशियल्स। यहाँ पे यह है कि ग्राम सभा को पावर तो देने की बात की गई, लेकिन उसके लिए प्रॉपर वो नहीं किया गया है, जैसे बोला नहीं मैंने कि 2/3 मेजोरिटी से जाकर और वो लोग जो है चाहें तो उसको हटा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर जो है कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं है, इसलिए कभी कुछ ऐसा हो नहीं पाता है। ये इसलिए आप लोगों को बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि ग्राम सभा चाहे तो प्रधान को हटा भी सकती है, क्योंकि इसी तरह से बहुत सारे पैरेलल इंस्टीट्यूशन चलते रहते हैं। पैरेलल इंस्टीट्यूशन जो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, गवर्नमेंट लेवल के, मतलब सेंट्रल लेवल के, स्टेट लेवल के जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है। लार्ज नंबर ऑफ जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते या बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये एक पंगा रहता है। लेकिन आप ये याद रखेंगे, ठीक है, कि मैंने आपको जो कमिटीज़ के नाम बताए वो याद रखें, आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं उनको दिमाग में रखना है, ठीक है भाई। ओके, ठीक, तो यहाँ बात हो गई, बाकी इसमें आर्टिकल्स वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, जो आर्टिकल की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा, ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए फिर आप बात करते हैं। रिमूवल कैसे होगा कि एक मीटिंग इस पर्पस के लिए, एक यानी प्रधान को हटाने के लिए एक रिजोल्यूशन पास कराने के लिए पर्पस के लिए बुलाई जाएगी मीटिंग, ठीक है। जितने भी ग्राम सभा, आपको पता है कि ग्राम सभा में
जितने भी गांव के मेंबर होते हैं, जितने भी वोटर्स होते हैं ग्राम सभा के, वो सारे उसके ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो उन सबको बुलाया जाएगा, जितने भी लोग आते हैं, ठीक है ना, क्वारम होना चाहिए, आना चाहिए। अब उसमें से 2/3 मेंबर, कितने, 2/3, 2/3, नॉट लेस देन 2/3 मेंबर अगर वोटिंग कर देते हैं, किसके अगेंस्ट में वोटिंग कर देते हैं, मतलब एक रिजोल्यूशन पास कर देते हैं कि भाई ये जो है प्रधान को हमें हटाना है, तो वो प्रधान को हटाया हुआ मान लिया जाएगा, ठीक है, गेटिंग, यानी वो हट जाएगा प्रधान, ठीक है, समझ में आई, आवाज आई है? हाँ हाँ हाँ, आ रही है। नहीं, मैं हटाने के लिए प्रधान बोलता हूँ। ठीक है, तो समझ में आया तुम लोगों के? हाँ, तो मैं करूँगा, क्योंकि अ, आपने पढ़ा है, अगर उसको समराइज़ नहीं किया गया तो आपको पता नहीं आपने कैसे समझा उसको, क्या नहीं समझा। तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने, एक बार मैं पहले वहाँ से लेता हूँ कि हमने क्या बात की, क्या डिस्कस किया। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर हम लोगों ने उनकी बात की, जैसे बलवंत राय मेहता, यानी कमिटीज़ की रिकमेंडेशन की बात की कि कौन-कौन सी कमिटीज़ हैं बनाई गई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। उसमें से पहली कमिटी जो थी बलवंत राय मेहता, उसके बाद में फिर अशोक मेहता, फिर जीवीके राव कमिटी, मेन जो कमिटीज़ हैं। उसके बाद में फिर आपका जीवीके राव के बाद में एलएम सिंघवी की कमिटी है। एलएम सिंघवी की कमिटी के बाद में फिर आपका डुगोंग की कमिटी है, और उसके बाद में फिर गैडगिल की कमिटी है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट कमिटी है। गैडगिल की कमिटी के बाद फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की गई। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो पीवी नरसिम्हा राव ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको डाल दिया, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के अंदर इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को पार्ट 9 के अंदर, और शेड्यूल एक डाला गया, शेड्यूल 11 उसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया, और उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए। 243 के अंदर वो तक आर्टिकल ऐड किए गए पार्ट 11 के अंदर, तो ओ पार्ट 9 के अंदर। तो और उसके अलावा एक 11 जो शेड्यूल ऐड किया गया, उसके अंदर 29 आइटम्स दिए गए जिस पे आप कानून बना सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए गए। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया, कुछ चीज़ें जो लिखी गई उसमें से कुछ कंपलसरी प्रोविज़न दिए गए और कुछ वॉलंटरी प्रोविज़न्स थे। कंपलसरी प्रोविज़न जिसको आपको करना ही करना है, स्टेट को, हर स्टेट को, जितने भी इंडिया में स्टेट्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। दे कैन नॉट डिनाई टू इम्प्लीमेंट दीज़ थिंग्स। तो ये आपका जो हो जाएगा, वो कंपलसरी हो जाएगा। और वॉलंटरी प्रोविज़न ये है कि उनको उसमें लिवरेज है, वो चाहें तो वो कर भी सकते हैं और चाहें तो ना भी करें, उनकी मर्ज़ी है। तो मतलब वॉलंटरी और ये है कंपलसरी प्रोविज़न। फिर ये जो ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट है, 3 टियर पे इन्होंने पंचायत सिस्टम को लागू करने की बात की, विलेज लेवल पे, ठीक है, उस इंटरमीडिएट लेवल पे, और ब्लॉक लेवल पे, उस पे जिला लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मतलब विलेज लेवल पे, और क्या नाम है आपका, इंटरमीडिएट लेवल पे, एंड आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और आप देखिए इसके अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम है। कहीं पे कुछ किसी नाम से, तालुका के नाम से बोलते हैं, कहीं पंचायत समिति के नाम से बोलेंगे, कहीं कुछ नाम अलग-अलग हैं, लेकिन है वही, मतलब एक विलेज लेवल, दूसरा है इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा जो है आपका क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ठीक है ना? और इसी तरीके से जो है ये किया गया, ग्राम सभा में सारे बंदे, जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो सारे मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, और ग्राम सभा के प्रधान को 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन उससे पहले भी मैंने बताया है कि प्रधान जो है उसको विथड्रॉ कर, मतलब उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम सभा के सभी मेंबर इस पर्पज़ के लिए बुलाए जाएँगे, और उसके बाद में 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो रिज़ोल्यूशन पास कर देते हैं, जितने भी प्रेजेंट एट वोटिंग हैं, और इसके लिए कि मैं हम प्रधान को हटाना चाहते हैं, तो प्रधान को हटाया जा सकता है। ये भी एक प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है? मतलब ये भी प्रोविज़न है। लेकिन जो है इस प्रोविज़न के बारे में लक्ष्मीकांत ने खामोश है, नहीं बोला है कुछ इसमें। तो लेकिन ये प्रोविज़न ऐसा है कि हटाया जा सकता है। बस उसने ये बोला है कि हटाया जाए अगर, तो 6 महीने से पहले अगर हटा दिया जाए तो इलेक्शन होगा, और 6 महीने के बाद अगर हटाया जाए तो इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? रिमेनिंग पीरियड, और अगर मतलब 6 महीने से पहले, यानी 1 साल मान लीजिए कार्यकाल बचा हुआ है, टाइम बचा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर उसको प्रधान को या मुखिया को हटा दिया जाता है, तो फिर वो जो नया मुखिया आएगा या नया इलेक्शन से जो बंदा आएगा, वो
सिर्फ 1 साल की रिमेनिंग पीरियड के लिए ही रहेगा, ठीक है? ये नहीं कि वो पूरे 5 साल फिर रहेगा, वो फिर उसके बाद अपने टाइम पर इलेक्शन होगा। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा सिस्टम चलता है, तो ये एक बेसिक सी बात है, जो आपके समझ में आनी चाहिए। आ रही है समझ में? उसके बाद में फिर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसको पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करने की बात की गई कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो पूरे इंडिया में तो इसको इम्प्लीमेंट करने देखो इंडिया बहुत डाइवर्सिफ़ाइड कंट्री है। इंडिया कोई एक ऐसा कंट्री तो है नहीं कि मतलब सब जगह यूनिफ़ॉर्म कोड है, यूनिफ़ॉर्म तरीके से चल रहा है, नहीं। कहीं कस्टमरी लॉज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कहीं कुछ है ना? समझ रहे हैं आप लोग? बात समझ में आ रही है? तो इंडिया के अंदर ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, इंडिया के अंदर जो है स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स भी हैं और भी बहुत तरह के वो हैं। अब जब यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, वहाँ के अपने कस्टम्स को वो ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू योर लॉ, तो वहाँ पे फिर आपको उनके हिसाब से मॉडिफ़ाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है मॉडिफ़ाई किया। अब मॉडिफ़ाई करके उन्होंने एक नया एक्ट बना दिया, यानी इतना ये सारा कुछ करने के बाद मॉडिफ़ाई करके एक नया कानून बनाया, क्योंकि उन एरियाज़ पे जहाँ पे जैसे नॉर्मली जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ पे स्टेट का सेंटर का कानून लागू होता है, वहाँ तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लागू करना कोई बड़ी बात नहीं थी, ये लागू कर सकते थे। लेकिन वहाँ कैसे लागू करेंगे जहाँ पे पहले वो कस्टमरी लॉ से मतलब लोग डील कर रहे हैं। कस्टमरी मतलब अपने कस्टम के हिसाब से लोग चलते हैं, वो जल्दी इंडिया का ही कानून नहीं मानते, सेंटर का कानून, स्टेट का कानून नहीं मानते, वो अपने कस्टम को ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं और जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, जो अपना कल्चर और उसकी बात करते हैं, कस्टम और यूजेस की बात करते हैं। तो उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए फिर एक नया एक्ट बनाया गया 1996 के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसा एक्ट। तो पैसा एक्ट जो है पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, ये एक नया कानून बनाया, इसको जो है उन शेड्यूल्ड एरियाज में एक्सटेंशन दिया गया लागू करने के लिए। तो आपको बात समझ में आ गई होगी इतनी कि पैसा एक्ट क्यों लाया गया और ये पूरी कहानी क्या है। बात समझ में आ गई, समझी समझ में आ गया। हम्म। अब देखिए क्या है कि रिदा समझ में आया। अब देखिए क्या है कि आप लोग जो है वैसे तो ये लंबा चैप्टर है, 2-3 क्लास ले लेता है, लेकिन जब आपको आ जाता है तो देखो 5 मिनट मुश्किल से लगा है और समराइज़ हो गई ये चीज़ें। अब देखें हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं, बस जो इससे मैंने आप लोग को बताया कि इसमें जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप एक तो याद रखेंगे, दूसरा आपको पैसा कुछ प्रोविज़न से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैं उस पे थोड़ा और ट्राइब्स वगैरह ट्राइबल वगैरह के उनको प्रिजर्व कल्चर वगैरह को प्रिजर्व करते हुए, ठीक है, ये सिंपल बात है। फीचर्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। स्टेट लेजिस्लेचर ऑन पंचायत इन द, पहला पॉइंट देखें आप, दिख रहा है आप लोगों को, स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द पंचायत इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी कॉन्सोनेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंस विद द कस्टमरी लॉज। मैंने आपको क्या बताया, जो इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमरी लॉज का इंपॉर्टेंस है, सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस का इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशनल मैनेजमेंट कम्युनिटीज रिसोर्सेज का, इसीलिए लाया ही गया है कि ट्रेडिशनल जो वो लोग हैं उनकी बात को रखा जाए, उनकी बात को समझा जाए और उनके हिसाब से काम किया जाए, इसलिए लाया गया। यानी कस्टमरी लॉज को इंपॉर्टेंस देने के लिए पैसा एक लाया गया, नहीं तो डायरेक्ट वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डायरेक्ट भी लागू कर सकते थे गवर्नमेंट, लेकिन उनको कस्टमरी लॉज को रिस्पेक्ट दिया जाए, यह है। उसके अलावा आई विलेज शैल ऑर्डिनरी कंसिस्ट ऑफ द हैबिटेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ हैबिटेशन और द हैमलेट और अ ग्रुप ऑफ हैमलेट्स comprises of the communities and managing in affairs in accordance with the tradition and custom। तो ये वाला जो बोला है ना कि यानी कि विलेज किसको कहेंगे, जैसे कुछ लोग झोपड़ी उपड़ी बना के रह रहे हैं, अगर ग्रुप में बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो वो विलेज मान लिया जाएगा, ठीक है। हर विलेज के अंदर एक ग्राम सभा होगी, हर विलेज के अंदर क्या होगी, एक ग्राम सभा होगी, ठीक है ना, क्या होगी, ग्राम सभा होगी। और ग्राम सभा में कौन लोग होंगे, ग्राम सभा में कौन लोग होंगे, जो इलेक्टोरल रोल में पंचायत के हैं वो सारे होंगे। एवरी ग्राम सभा, वहाँ की जो ग्राम सभा होगी, ठीक है, शैल बी कम्पिटेंट टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन एंड द कस्टम ऑफ द पीपल एंड देयर कल्चरल एंडिटी एंड द कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये सारी बात। तो अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया कि कल्चर को बचाने के लिए फिर हर ग्राम सभा में, ठीक है, एवरी ग्राम सभा shall approve the plans, program and project for the social economic development before they taken up for the implementation by the panchayat at the village level। अब आप देखें, ये सोचिए आप कि विलेज लेवल पे अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो उस किससे पूछना पड़ेगा, ग्राम सभा से। ऐसा कभी होता नहीं है अदर देन पैसा एक्ट। आप देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई गाँव से कुछ पूछते नहीं है,
यानी जो लॉ बना दिया उसको डायरेक्ट लागू करते हैं, लेकिन यहाँ ग्राम सभा से कन्फर्मेशन लेनी पड़ेगी। to be responsible for the identification to the beneficiaries under the poverty alleviation and other programs। एवरी पंचायत, तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना क्या है कि उन लोगों के लिए जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनसे पूछना है। एवरी पंचायत एट विलेज लेवल शैल रिक्वायर टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखें यहाँ ये वाला 6 पॉइंट देखें कि एवरी पंचायत एट विलेज लेवल शैल रिक्वायर टू ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राम सभा सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड फॉर द अबव प्लान एंड द प्रोग्राम। यानी कोई भी अगर काम होगा तो आपको ग्राम सभा सर्टिफिकेट देगी कि हाँ आपने काम किया है, तब वो माना जाएगा, नहीं तो काम नहीं माना जाएगा। द रिजर्वेशन ऑफ द सीट इन द शेड्यूल्ड एरियाज इन एवरी पंचायत शैल बी proportionate to the population of the communities whom the reservation is sought to be given under the part 9 of the constitution। However, the reservation of scheduled tribes shall not be less than 1/2 of the total number of seats। यानी कि जो ट्राइबल जो लोग हैं उनके लिए जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो 1/2 से कम नहीं होना चाहिए, यानी वहाँ रिजर्वेशन भी दोगे और 1/2 से कम नहीं दोगे, ठीक है ना। और चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत ऑल लेवल रिजर्व किसके लिए रहेगा, ट्राइबल लोगों के लिए रहेगा, यानी चेयरपर्सन जो रहेगा वो ट्राइबल ही रहेगा, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज का रहेगा, कोई बाहर का नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच शेड्यूल्ड ट्राइब्स which have not representation in the panchayat at the intermediate level or the panchayat at the district level, but such nominations shall not exceed 1/10 of the total number of the elected in the panchayat। अब मान लो पंचायत में किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, मतलब उनको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो उस केस में क्या होगा कि खुद स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट कर सकती है ऐसी कम्युनिटी को कि भैया आपके लोग रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो आपको 1/10 मतलब मैक्सिमम 1/10 करेगी, लेकिन ये इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ग्राम सभा, उसके बाद में ग्राम सभा और द पंचायत एट द लेवल ऑफ एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग एनी एक्विजिशन ऑफ द लैंड। देखो यहाँ देखो, ये समझो, कंसल्टेड यानी ग्राम सभा और पंचायत एट द एप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ द लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिफोर सेटलिंग द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन affected by such project in the scheduled areas। However, the actual planning and the implementation of the project in the scheduled areas shall be coordinated at the state level। देखो सारा काम ये सब स्टेट लेवल पे होता है, और नॉर्मल जगहों पे तो स्टेट ही अपने हिसाब से जो कानून बनाएगा कर देगा हर स्टेट में, लेकिन पैसा में देखो क्या है, यानी उसमें क्या है शेड्यूल्ड एरियाज में कि उनसे पूछे बिना ये काम प्लानिंग वाला भी काम है, जो कि मतलब ये समझे कि उसको इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट वगैरह अगर हैं गवर्नमेंट के, उसको भी अगर लगाना है तो उनसे परमिशन लिए बिना नहीं लगाएंगे ग्राम सभा। यानी कितनी पावर दे रखी है, एक तरह से सारी पावर डायलूट करके ग्राम सभा को दे रखी है इसमें। प्लानिंग मैनेजमेंट ऑफ द माइनर वाटर बॉडीज ऑफ द शेड्यूल्ड areas shall be entrusted with the panchayat at the appropriate level। The recommendation of the gram sabha or the panchayat at the appropriate level shall be mandatory for granting prospective license। ये देखो ये 11 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था आपको। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर द माइनर मिनरल्स। अगर माइनर मिनरल्स के लिए माइनिंग लीज भी करनी है, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो यहाँ ग्राम सभा करेगी, कितनी बड़ी बात है शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है ना। आप समझ आ रही है आपको बात मेरी, मतलब ये माइनिंग लीज वगैरह जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है करना है, लेकिन यहाँ पे ग्राम सभा से लाइसेंस लेना पड़ेगा उनको देने के लिए, माइनिंग अगर दे रहे हैं तो। गेटिंग, और ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा बहुत एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ है, तो इसलिए प्रोटेक्शन भी उसी तगड़े लेवल का दिया गया है। Prior recommendation of the Gram Sabha or the Panchayat at the appropriate level shall be mandatory for granting the concession for exploitation of the minor minerals by auction। तो ये इसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी ग्राम सभा की, ठीक है ना, हर लेवल पे मैंडेटरी है लेना। तो उसके बाद में फिर आपका while endowing the panchayat in the scheduled areas or such power and authority as may be necessary to enable them for function as institution of the self government, a state legislature shall ensure that the panchayat at the appropriate level of gram sabha are endowed specifically। तो यहाँ पे देखें आप कि ग्राम सभा क्या क्या कर सकती है, तो इतनी पावर दे रखी है। द पावर टू इन्फोर्स प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सेल एंड कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, minor forest ownership of the minor forest produce, the power to prevent and alienate the land of the scheduled areas, to take appropriate action to restore unlawful alienation of the land in the scheduled areas, to the power to manage the village market and exercise control over the money lending to the scheduled tribe, the power to exercise control over the institution and the functionaries of the social sector, and the power to control local plans of plans and resources for such plans including the tribal sub plans।
The state legislature shall contain safeguard to ensure that the panchayat at the higher level do not assume the power and authority of any panchayat at the lower level or ऑफ द ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा की जो पावर है वो स्टेट ये ध्यान रखेगा कि स्टेट का कोई ऊपर वाला जो बंदा है, ऊपर की जो अथॉरिटी है जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो उसकी पावर को एक्सरसाइज ना करें, वो खुद ग्राम सभा को एक्सरसाइज करने दे। इसको भी स्टेट गवर्नमेंट से इंश्योर करने के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर को इंश्योर करने के लिए बोल रहा है। यानी आपने ओवरऑल ये देखा है इसमें कि जो मतलब पंचायत है उसको एक्सटेंसिव पावर दी है, यहाँ तक कि वो पावर जो खुद स्टेट गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए या स्टेट लेजिस्लेचर के पास रहनी चाहिए, वहाँ तक की पावर जो है कुछ ना कुछ हद तक डाइल्यूट करके और पैसा एक्ट के तहत इन लोगों को दिया गया है। और प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम जो है वो प्रेसिडेंट इसको एसेंट दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे 2012 के अंदर, 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक 2012 में ही है या 11 में, 11-12 में देखिए आप क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी सेम क्वेश्चन यही ग्राम सभा वाला। जरा देखिए आप लोग, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, 12 में सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें जरा आप लोग, 2012 में सेकंड नंबर क्वेश्चन। दो हजार बारह में सेकंड नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। पेज नंबर क्या है इसमें? अच्छा, इसमें तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। 2012 में सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़े जरा, देखें आप लोग प्री का। हाँ हाँ, वो पता है मुझे, इसमें देख रहा था। क्वेश्चन आप लोग ने खोल लिया? वेदा, क्वेश्चन दिखा 2012 का, क्या क्वेश्चन है, रीड करो। एलिनेशन ऑफ द, किसका एलिनेशन कर? अच्छा ठीक है। हम्म, तो देखिए उसमें आपने पढ़ा ये कि ये सारी चीजें आपने पढ़ी कि हाँ भाई ये जो है ऐसे पावर दे रहा है ना। 2012 के पेपर में, 2012 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जिन लोगों ने मतलब इसके पैसा एक्ट अभी पढ़ा, तो अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसमें उसको आइडिया नहीं रहेगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा उनको तो समझ में आ रहा है कि भाई ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2012 में पूछा। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना, द एरिया कवर्ड अंडर द पंचायती राज एक्सटेंशन 1996, इसमें बोल रहा है ना पैसा एक्ट के तहत क्या रोल है ग्राम सभा का। तो ग्राम सभा हैज पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ द लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। तो सही है बात, पहली बात सही है ना, देखा आपने कि इसके पास पावर है कि नहीं है। जिसके बाद आपने उसका देखा माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी 13 वाले उस पॉइंट में देखिए, सब पार्ट में दे रखा है कि पावर है माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, 11 में दे रखा है, 11 में, 13 में किसमें दे रखा है? 13 वाले क्लॉज में दे रखा है, मतलब जो वो पॉइंट बना रखे हैं, है ना। उसके बाद में रिकमेंडेशन ये भी सही है, और रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिव, मैंने अभी अभी आपको बताया लाइसेंस टू द मिनरल, ये 13 वाले में दे नहीं रखा है, 11 में वो पॉइंट, मतलब आपने ये चारों पॉइंट पढ़े, तीनों पॉइंट पढ़े ना कि तीनों पॉइंट सही है, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े आपने कैसा एक्ट में, तीनों पॉइंट सही है, दिया है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2012 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पैसा एक्ट जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन पैसा एक्ट जिसने पढ़ा उसके लिए आसान है कि नहीं है। State shall endeavor to follow the pattern of the sixth schedule to the constitution while designing the administrative arrangement of the panchayat at the district level in the scheduled areas. Any provision or any law 16 है related to the panchayat in the scheduled areas which is inconsistent with the provision of this act shall cease to be in force at expiry of 1 year
from the date on which the act received the assent of the president. However, all panchayat existing immediately before such date shall continue till the expire of their term unless the dissolved by the लेजिस्लेचर। तो इसमें ये बोला गया है कि 1 साल के अंदर सब जगह पैसा एक्ट भी इम्प्लीमेंट करना है स्टेट गवर्नमेंट को, ये भी चीज़ है। और जहाँ जो मतलब एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे पहले वहाँ पे कुछ ग्राम सभा रही हो, तो वो कंटिन्यू रहेगी तब तक की जब तक 1 साल के लिए कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद में फिर या अपने टर्म तक रहेगी, उसके बाद में फिर पैसा एक्ट सबको इम्प्लीमेंट करना है। तो जहाँ पैसा मतलब जितने भी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं उनके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो पैसा एक्ट हो गया। फिर फाइनेंसेस की बात आई कि फाइनेंस इनको कहाँ से मिलेगा, मैंने बता दिया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कि सेकंड एआरसी की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत जगहों पे। आप लोगों को बार बार ये न्यूज में आता है, अभी आप लोगों ने सुना नहीं है शायद, कभी सुना है सेकंड एआरसी की रिपोर्ट? कभी सुना है? आप लोगों ने सुना है? आप नहीं, जो आप लोगों ने सुना है एआरसी की रिपोर्ट सुना है आपने? ये नाम सुना है, एआरसी की रिपोर्ट है, एआरसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, ऐसा सुना है? कभी नहीं सुना? अच्छा नहीं सुना तो बोला करो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो तुमने सुना है, तुमने तो सुना ही होगा। मैंने सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए हम लोग सबको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए? देखो एआरसी है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये कमीशन बनाई जाती है किस लिए कि मतलब आप जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म करेंगे, और वो रिपोर्ट्स देती है। उसके रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की जाती हैं। तो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है जो कि पंचायत के रिलेटेड भी, रेवेन्यू से रिलेटेड भी बातें कर रही है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसके अलावा जो है आपका जो डिजिटल गवर्नेंस है उससे रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट जो है सेकंड एआरसी की रिपोर्ट होती है। तो जब आप अगर नेट पे डाल देंगे ना सेकंड एआरसी, तो इसकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है ना। एआरसी सेकंड एआरसी रिपोर्ट्स डाल दीजिएगा तो उसमें रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 ऐसे करके 11th रिपोर्ट जो है वो आई थिंक ई गवर्नेंस के ऊपर है। वो सारी रिपोर्ट में से कई रिपोर्ट्स में से आपको पढ़नी है। अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा सेकंड एआरसी। लेकिन सेकंड एआरसी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि सेकंड एआरसी हर आईएएस एस्पिरेंट जितने भी हैं जो भी है उसको एक बार सेकंड एआरसी की कोई ना कोई रिपोर्ट पढ़ के जानी ही पड़ेगी। और उसका कोड अक्सर जो आप उसको देखते हो जब आप क्या नाम है पीआईबी की वेबसाइट देखते हो, ठीक है, या इस तरह के मतलब कोई हिंदू वगैरह का अगर आर्टिकल पढ़ते हो तो उसके अंदर एआरसी की रिकमेंडेशन हमेशा दी रहती है कि एआरसी सेकंड एआरसी के अकॉर्डिंग ये है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बात की गई है। तो इसमें सेकंड एआरसी का नाम मेंशन किया गया है, बहुत जगहों पे इसको मेंशन किया जाता है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है भाई, आप लोग सर्च करके देख लो एक बार सेकंड एआरसी, अगर दूसरा मोबाइल हो तो सर्च करा। सेकंड एआरसी जैसे ही खोलोगे वो आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और उसकी बहुत सारी रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में रहेगी, उसको डाउनलोड कर सकते हो क्लिक करके। बस ये रिपोर्ट देख लो कि कौन कौन से बारे में है, देख लिया। ये आरसी बता रहा है, एआरसी पूरा रिसर्च करके बताता है। क्या बता रहा है कि अ मेजर पोर्शन ऑफ द पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्ट्रक्चर एम्पावरमेंट ऑफ द पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, but the real strength in terms of both autonomy and efficiency of these institutions is depend on the financial position, including their capacity to generate own resources. In general, panchayat in our country receive fund from the following ways. ये एआरसी कह रहा है, ठीक है ना। क्या क्या कह रहा है, किस किस वे से आता है? तो ग्रांट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन एज पर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जितना वो मतलब ग्रांट दे देता है, यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट देता है, उससे मिलता है उनको। या डिवैल्यूएशन फ्रॉम द डिवोल्यूशन कहाँ से मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 343 आई। और लोन ग्रांटेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, या लोन दे दे स्टेट गवर्नमेंट, या प्रोग्राम स्पेसिफिक अलोकेशन अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस, और इंटरनल रिसोर्स जनरेशन जैसे टैक्स और नॉन टैक्स। तो ये इन्होंने 5 रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए आरसी ने कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की फंडिंग कहाँ से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बोला है कि सिर्फ स्ट्रक्चर पे बात की गई है, उसके इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की गई है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ये 5 मेन तरीके हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये बोलते हैं, अच्छा एआरसी जो बोल देना वो पत्थर की लकीर है, मतलब उसको आप कहीं भी कोट कर सकते हो कि हाँ ये 5 इंस्टीट्यूशन में कोट करूंगा क्योंकि एआरसी, और नाम जरूर लिखना सेकंड एआरसी, या मतलब वैसे पूरा लिख देना सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो समझ लो ऑथेंटिक हो गया डाटा। बात समझ में आई? कभी कभी मुझे लगता है ना कि अंडरस्टूड है, तुम लोगों को पता होगा इसलिए मैं बोल के निकल जाता हूँ।
जैसे इतना एम्फेसाइज मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि रिदा बैठी हुई है, मोनी बैठी हुई हैं। अब इन लोगों ने कभी पीछे बैकग्राउंड में आरसी वारसी नहीं पढ़ा होगा। अगर सिर्फ नदीम बैठा होता तो मैं शायद स्किप कर जाता, ऐसे निकल जाता कि चलो यार ये तो पता ही होगा नदीम को, एआरसी तो सुना ही होगा कभी ना कभी। समझ रहे हो नदीम, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे तुम्हारे ऊपर। लेकिन कभी कभी गलत साबित हो जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, सीखना है सबको। लेकिन मुझे मतलब कभी कभी लगता है कि यार ये बहुत कॉमन चीज़ है, पता होगा। लेकिन नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लिया करो कि सर ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो इसका आप कोड करोगे, ये 5 पॉइंट देखोगे, फिर अक्रॉस द कंट्री स्टेट हैव नॉट गिवन एडिक्वेट अटेंशन टू द फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ द पंचायत। अच्छा ये मोनी है भी कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मोनी है। अब तुम लोग इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हो। पता है पॉलिटी का बहुत मेजर पोर्शन तुम लोगों ने पढ़ डाला है, समझ लो 80% सिलेबस तुम लोगों ने 80 से 90% सिलेबस पढ़े डाल रहे हो। लास्ट ये चल रहा है जो 90% समझ लो सिलेबस यही है जो पढ़ रहे हो अभी, ठीक है। मेरे पापा तो हर वक्त पैसा ही निकालते रहते, फिर मैं मैसेज आता रहता है पैसा निकालो पैसा निकालो। Across the country, the state have not given adequate attention to the fiscal empowerment of the panchayat. Panchayat own resources are measured, and Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu are the state which are considered to be the progressive in the PRI empowerment. But even there, the panchayat have heavily depend on the government grants. One can draw the following broader conclusion. Internal resources generation at the panchayat level is weak. This is partly due to a thin tax domain, and partly due to the panchayat own reluctant in the collecting revenue. कौन वो लेने जाए, प्रधान पता चले अभी बोल दे कि मुझे टैक्स लेना है तुम लोगों से, अभी पता चलेगा लोग जो है लाठी वाठी लेकर निकालेंगे, अच्छा बहुत टैक्स ले हो तू, ठीक है, टैक्स लेंगे ये है। वो अगर मान लो प्रधान कोई ऐसे ग्राम सभा में हो जाए, ग्राम सभा खुद ही टैक्स नहीं लेना चाहेगी, तो सारा डिपेंड तो भाई जाहिर सी बात है उनके ऊपर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आइटम्स हैं कई सारे जिसपे टैक्स लगा सकती है ग्राम सभा, लेकिन वैसे ही दुनिया सेंटर इतना मारे डाल रही है टैक्स लगा के और चीज़ें लगा के, तो कितना फीस और टैक्स ये लगाएंगे तो लोग और डंडा उठा के मारेंगे। तो पंचायत वही बोल रहा है कि ज़्यादातर यूनियन और स्टेट के ग्रांट पे डिपेंडेंट है। मेजर पोर्शन जो है वो यूनियन और स्टेट से आता है क्योंकि उनके अपने खुद के रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, वही सारी बातें बोल रहा है, ठीक है। 11 शेड्यूल में काफ़ी सारी जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, वाटर सप्लाई, ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राम सभा को दी गई हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए डायरेक्टली इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ग्राम सभा को ये पावर देते हुए भी ग्राम सभा को कोई मतलब नहीं है उसमें, उसमें मेन जो है स्टेट खुद करता है। तो ये सारी बातें जो है इसमें है। तो एब्सोल्यूट टर्म में देखा जाए तो क्वांटम ऑफ फंड जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से अगर आप देखें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, अपना उसका जनरेशन नहीं है। तो ये मेन उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे था। और क्यों परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है, इसका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ था या नहीं हो रहा था, उसकी वजह क्या है कि एडिक्वेट डिवेल्यूशन नहीं था, यानी फंड और फंक्शनरीज बहुत अच्छे नहीं थे, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। एक्सेसिव कंट्रोल ब्यूरोक्रेसी का अभी भी है, उसमें बीडीओज़ हैं, सीडीओज़ हैं, ये लोग कंट्रोल करते हैं, डीएम कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका ये टाइड द नेचर ऑफ द फंड, ठीक है। नेचर ऑफ द फंड जो है वो कैसा है, तो ये मतलब नेचर ऑफ द फंड जिसके लिए आता है, ठीक है, इसमें है दिस हैज़ टू इम्प्लीमेंटेशन द implications the activity state under a certain scheme are not always appropriate for all part of the district. This result the unsuitable activity being promoted or an understand अंडर स्पेंड ऑफ द फंड। तो ये होता है ना कि कई कई प्लानिंग कर दी जाती है सेंट्रल लेवल पे, अब वो हर जगह के लिए वो प्लानिंग ठीक नहीं होती है, तो वो बहुत बार फंड जो है वो खर्च ही नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारी वजूहात हैं, वो आप वन बाय वन करके पढ़ के लिख सकते हो कि भाई ग्राम सभा ठीक से फंक्शन नहीं कर रही क्योंकि पैरेलल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, और ग्राम सभा के पास रिसोर्सेज नहीं है, इसकी वजह से बहुत अच्छा फंक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो लेकिन जो बातें मैंने बतानी थी वो समझ में आ गया होगा आपको, आया समझ में। इसमें से कुछ आर्टिकल मार्क कर लीजिए। एक आर्टिकल 243 जो कि इम्पोर्टेंट है, 243A मार्क कर लीजिए, ग्राम सभा का आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट है, ओके। 243A इम्पोर्टेंट आर्टिकल है।
उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। बस एक ये मार्क कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आ जाइए आप पावर एंड अथॉरिटीज ऑफ द एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत, ये आर्टिकल 243G, ठीक है। उसके बाद में 243I, क्योंकि ये जो आई है ये बेसिकली फाइनेंशियल रिव्यू की बात करता है, फाइनेंस कमीशन बनाने की बात करता है कि फाइनेंशियल रिव्यू के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन की बात करता है 243K, तो इसको भी देख लीजिए, 243K इज इंपॉर्टेंट, 243I, 243K, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, ठीक है। और इलेक्टोरल मैटर में जो है कोर्ट अपना मतलब पार्ट नहीं प्ले करेगा, उसमें इलेक्शन कमीशन देखेगा, ये 243O के अंदर है। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखेंगे। ओके, पहले बताओ मेरी आवाज़ आ रही है, सब लोग सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो? और लोग, नदीम है? देखिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाना है कि देखिए पंचायती राज ये वाला टेबल देखें कि सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है। देखो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखो ग्राम पंचायत है, मंडल परिषद है, उसके बाद जिला परिषद कहा जाता है उसको, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत है, उसके बाद अंचल समितिज हैं, उसके बाद में जिला परिषद है। और यहाँ आसाम के अंदर 4 टायर होता है, एक होता है गांव पंचायत, दूसरा होता है अंचालिक पंचायत, और तीसरा होता है जिला पंचायत, और चौथा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है वहाँ पे। उसके अलावा बिहार के अंदर विलेज पंचायत है, पंचायत समिति है, और जिला परिषद है। ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, नहीं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई नया वाला नहीं है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मैंने बताया था आप लोगों को, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पढ़ाया, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया। नहीं अभी मैंने आप लोगों को शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज नहीं पढ़ाया ना, या पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया, अच्छा नहीं पढ़ाया, हाँ। तो उसमें एक ध्यान रखिए जितने भी, लेकिन मैंने नागालैंड वो जो मैं पढ़ा था स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड, उसमें मैंने बताया था रीजनल काउंसिल होता है या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो कि जिनके कहने पर गवर्नमेंट सारे काम करती है, उनके मर्जी के बगैर काम नहीं करती है। तो ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट वही होते हैं जो कि स्टेट मतलब जो लोग हॉस्टाइल ना हो जाए, नागा वागा या आसाम के जो लोग हैं, मतलब वो लोग जो जैसे ये लोग थे ना, आप लोगों ने देखा होगा बीच में बोडो वोडो से हॉस्टाइल हो जाते हैं और मारना पीटना शुरू कर देते हैं आसाम आसाम के अंदर, सुना होगा कई बार ऐसे कंट्रोवर्सी। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इसीलिए होती है कि उन लोग ये क्या नाम है सही तरीके से चीज़ें चले, तो इसके लिए ये भी होती है, तो इसलिए ये इसको भी रखा जाता है उसी लेवल पे। उसके अलावा बाकी देखो, ग्राम ग्राम पंचायत है, कहीं विलेज पंचायत कहते हैं, कहीं पंचायत समिति कहते हैं, कहीं जनपद पंचायत कहते हैं, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं कहा गया है। इंटर 2 लेवल, गोवा के अंदर 2 ही लेवल होता है, विलेज पंचायत होता है, इंटरमीडिएट वाला नहीं होता, जिला पंचायत होता है, ठीक है। हरियाणा के अंदर जो है तीन तीन लेवल है, ज़्यादातर जगहों पे तो 3 लेवल है, ठीक है। जैसे गुजरात में है विलेज पंचायत है, तालुका है, फिर डिस्ट्रिक्ट है। और इसी तरह हरियाणा के अंदर ग्राम ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, और जिला परिषद है। उसके बाद में आपका यूपी के अंदर क्या है भाई, यूपी के अंदर क्या है, उत्तर प्रदेश में सबको पता है, ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं, ठीक है ना, और जिला पंचायत ये होता है। उसके अलावा देखो वही इंटरमीडिएट ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये होता है। बिहार के अंदर क्या है तुम्हारा, बिहार के अंदर क्या है? पंचायत समिति और जिला परिषद, ये लोग ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं बिहार के लोग, ये वही वही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं जो कि ज्यादातर सेंटर से यूज होता हो रहा है। चले, तो इस तरीके से ये क्या नाम है पूरा मतलब है अलग अलग जगहों पे, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो ऑल इंडिया लेवल पे आपको मिलेगा वो 4 तरीके के मिल सकता है। एक तो ग्राम, यानी ग्राम विलेज पंचायत, ठीक है, ग्राम या विलेज पंचायत इंक्लूडिंग द विलेज काउंसिल्स, ठीक है, ये है। पंचायत समितिज मिलेंगी, जिला परिषद मिलेंगे, और यानी जिला पंचायत और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। ऑल इंडिया में कितने कितने ग्राम पंचायत हैं आप लोगों की बुक में कितना दे रखा है? 2,39,432 ही दे रखा है आप लोगों में ऑल इंडिया लेवल पे। कितना दे रखा है? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, तो कितना दे रखा है आप लोगों की बुक में?
हम्म, नंबर ही नहीं दे रखे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, आप एक बार ये अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। वैसे तो पंचायत समिति जो है 6,000, ये जो 6,087, और जिला पंचायत जो है 543। ज़्यादा बनते बनते नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो जाते हैं ईयर्स में, तो उसके हिसाब से तो अपडेट कर लेना। वैसे ये ध्यान रखो कि 2,40,000 के आसपास जो है वो ग्राम पंचायत टोटल। पंचायत समिति जो है 60,000, 6,087। जिला पंचायत जो है 543, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जो है वो 14। ये इस तरीके से ऑल इंडिया में आपको ये डेटा मिलता है। लेकिन ठीक है ना भाई, 75 तो सीधे अपना वही ले रख के बैठा हुआ है, कौन? यूपी। 75 डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत तो उसी के पास है कि नहीं? तो ये हमने देख लिया है भाई, अशोक मेहता, एल एम सिंघवी और ये सब, जी वी के राव, ये सब उसकी टाइमलाइन वगैरह है। तो आपको टाइमलाइन देख लीजिएगा एक बार, आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ें समझ में आ गई हैं, बस इतना काफ़ी है। तो ये समझ में आ गया या नहीं आया? पंचायती राज समझ में आ गया? पंचायत समझ में आ गया आप लोगों के? पूरा पॉइंट समझ में आ गए हैं सारे, कि पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी कमेटी कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं? तो अब याद करना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन दी है, तो उसको याद करना जरूरी है कि बलवंत राय मेहता ने क्या कहा था, अशोक मेहता ने क्या कहा था, आलम सिंह ने क्या कहा था। ये बातें याद रखना है। फिर ग्राम सभा की जो भी मैंने सारी बातें बताई कि भाई वॉलेंट्री कंपलसरी प्रोविजन, वो याद करने जरूरी है आपके लिए। और उसके बाद पैसा एक जरूरी है याद करना। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात पढ़ लीजिएगा, जो कि मेंस में लिखने में आपके काम आ सकती है। आप एक बार ये इस तरह से रेफरेंस देकर कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ये बात कही है, और आप लिख सकते हैं। गेटिंग? आवाज आ रही है? तो पंचायती राज में कोई डाउट है, दिक्कत है? मतलब पंचायत वाले में, विलेज वाले में किसी को कोई दिक्कत, या समझ में आ गया, पढ़ लोगे तो हो जाएगा? ठीक है। रिदा, तुम क्या कहती हो? व्हाट डू यू से? है? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना तो पड़ेगा ही, बिना पढ़े थोड़ी ना होगा। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है, क्या चीज़ होती है, ग्राम सभा क्या होती है। देखो, ऐसे फ्रेम कर लो, ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, कि अगर मैं बता दे रहा हूँ उसको। अच्छा बताओ, म्यूनसिपैलिटीज आज पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ? तो फिर उसके बाद बताता हूँ क्या चीज़ है, कैसे कैसे है, समझ में आएगा। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को थोड़ा सा समझिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको फैन को बंद करो, ऐसे चालू करो, ये वाला। ठीक है, देखिए ऐसा है कि आवाज़ आ रही है मेरी? लाइट नहीं आ रही? ओके। देखिए, जो ये है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इसको समझने के लिए पहले आप स्ट्रक्चर समझिए कि सबसे पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी हमारे पूरा कंट्री है, कंट्री के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि पूरे इंडिया का कानून निज़ाम देखती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पूरे इंडिया का, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, प्रेसिडेंट को पढ़ा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, और उसके अलावा पार्लियामेंट पढ़ा हुआ है लेजिस्लेचर के तौर पे। तो ये सेंटर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर इसके बाद में इसके नीचे स्टेट होता है, स्टेट का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा। ठीक है, स्टेट में आपने देखा कि गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट का मतलब विधानसभा और विधान परिषद है। ये देख लिया, ये समझ में आ गया होगा। फिर आप लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ तो स्टेट के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है। तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर ग्राम है, गांव है। तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? क्योंकि देखो, अगर हम लोग कहते नहीं कि आप अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाहर सोसाइटी को क्या मैनेज करोगे? घर को मैनेज करो पहले। ठीक है, हर हर चीज़ होती है। जैसे आपका घर है, तो घर के अंदर आपका एक रूम है जिसमें आप इंडिपेंडेंटली रहते हो, सोते हो। ठीक है, आप पूरे घर में तो इधर उधर सबके उसमें नहीं कर सकते, थोड़ा प्राइवेसी का भी रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो विलेज है, विलेज का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए।
क्योंकि जब आपका विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी उससे ऊपर लोग मतलब वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी होगी, क्योंकि इंसान जो है या तो विलेज में रह रहा है, जैसे आप शहरों में रह रहे हो तो किसी वार्ड में रह रहे हो, अब आपके यहाँ नालियाँ साफ नहीं है, आपको जो है पानी नहीं आ रहा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं आ रहा, आपको लाइट की फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो आप हर वक्त थोड़ी ना जम्मू कश्मीर मुद्दे देखते रहोगे, हर वक्त अब न्यूज़ चैनल वाले चाहे जितना आपको बताते रहें कि भाई पाकिस्तान देखो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जब पानी नहीं आएगा, नाली साफ नहीं रहेगी, घर साफ नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिया को देखना पड़ेगा, हमेशा पाकिस्तान को ही थोड़ी ना देखोगे, है कि नहीं है? रिगार्डिंग अब न्यूज चैनल वाले कहें नहीं देखो पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, तो ठीक है, महंगाई पाकिस्तान वालों के लिए है बेचारों के, हमें दुख है इस बात का कि उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें अगर कोई चीज़ महंगी मिलेगी, हमारे जेब से पैसा जाएगा, हमारा सिलेंडर महंगा होगा, तो हमें तकलीफ होगी उसकी, है ना? तो इसी तरीके से हमारी नालियाँ नहीं बनी होंगी, हमारे जो है पानी वाटर सप्लाई नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं होंगी, तो हमें दिक्कत होगी, तो हमें कहीं ना कहीं ग्राम सभा को देखने की ज़रूरत पड़ती है, ग्राम सभा का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ मसले क्या होते हैं कि जो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन होते हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं इस गाँव के लिए या किसी के लिए, उन लोगों को मौका नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे गुंस जिनको सिर्फ पैसा खाना है, ऐसे लोग जिन नेतागिरी में जाते हैं, जिनको सिर्फ जनता का पैसा, लोगों का हक हलाल की कमाई हो, या लोगों के लिए जो पैसा आ रहा है, रिसोर्सेज आ रहे हैं कि लोगों के लिए कुछ किया जाए, तो उसके लिए जो है उसको खाने में लगे रहते हैं, ठीक है? उसके उसी में उनको फुर्सत नहीं है, दीमक जो है वो वो लोग ही जो है ज़्यादातर पॉलिटिक्स में ज़्यादातर, नॉट सेइंग एवरीवन बट ज़्यादातर, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन बट ज़्यादातर ऐसे है। तो ग्रास रूट लेवल पे एक बेटर मैनेजमेंट हमें मांगता है, ये समझ में आता है, और ये गांधी जी ने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। गांधी जी ने जो है पहले ही कहा था कि जो है भारत जो है वो गाँव में बसता है, और भारत जिन गाँव में बसता है उनका एडमिनिस्ट्रेशन ग्रास रूट लेवल पे उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे आपने पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को बहुत पावर दे रखी है, इसी तरीके से ग्राम सभा जो है वो अपना खुद का मैनेजमेंट करे, ये ज़रूरी है, क्योंकि आप उसके लिए मैनेजमेंट कर रहे हो, पता नहीं भाई अब मेरे घर पे फैसला हो जाए कि बनेगा कटहल, बनेगा क्या नाम है वो करेला, अब मुझे करेला पसंद नहीं है, तो मुझे तकलीफ हो जाएगी ना कि यार ये करेला क्यों बन रहा है, मुझे तो नहीं पसंद है ना? मुझे जो पसंद है वो ठीक रहेगा। तो मसला ये है कि मैं अगर खुद डिसाइड करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि क्या है। तो इसी तरह से ग्राम सभा का भी है कि पता चला ऊपर से किसी ने बोल दिया कि नहीं तुम्हें तो भैया ये ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, मतलब कुछ ऊपर से ऑर्डर आ गया। अब वो हमें नहीं ठीक लग रहा है ना? तो भी हमें उसको सहना पड़ेगा। क्यों? अगर हमारे लेवल पे डिसीजन मेकिंग नहीं है तो यही होगा। अगर हमारे लेवल पे डिसीजन मेकिंग है तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे यहाँ करेला आज नहीं बनेगा, आज हमारे यहाँ कुछ और बनेगा, अच्छी चीज़ बनेगी, है ना? खाने के लिए। वैसे करेला भी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन मेरे लिए मैं मान लो मुझे नहीं पसंद है। बात आ रही समझ में? तो इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग जो है वो गाँव लेवल पे होना चाहिए, गांधी जी ने कहा था। बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, समझ में आ गया होगा कि अपने गाँव के लेवल पे या आपके ब्लॉक के लेवल पे या आपकी जो है वार्ड के लेवल पे आपका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। और वहाँ की जो लोग हैं वो लोग अपने ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुने जो उनके लिए, उनके मोहल्ले के लिए, उनके गाँव के लिए, उनके एरिया के लिए कुछ काम कर सके। इसलिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। अब उसमें ये है कि भई 21 साल का जो भी बंदा है वो इतना समझदार हो जाता है कि वो क्या नाम है काम शुरू गाँव में कर सके। ठीक है? उसको बहुत बड़े लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझना है, उसको सिर्फ़ गाँव-गाँव लेवल का समझना है। तो 21 साल का बंदा हो जाता है, 18 साल का बंदा वोट कर देगा। तो ये करके आप ग्राम सभा पे एक प्रधान बना लेते हो अपना। एक ग्राम सभा यानी जितने भी वोटर्स हैं, जिस सबके इंटरेस्ट होते हैं उसमें, वो सब लोग मिलकर एक ग्राम सभा कॉन्स्टिट्यूट कर लो और एक अपना प्रधान बना लो जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसी के सामने, ठीक है ना? मतलब जो है चाहे डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो या स्टेट बॉडी हो या सेंट्रल बॉडी हो, और जो भी स्कीम्स वगैरह आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाने में वो बंदा प्रधान आपके लिए काम कर रहा है। अब वो अलग बात है कि आपका पैसा जो आता है आपके खर्चे के लिए आता है, प्रधान उसको अपना समझ लेता है और अपना घर और अपना हॉस्पिटल अपना घर और अपनी दुकानें और अपनी चीज़ें चमकाता है, वो एक अलग चीज़ है जो कि बेईमानी है, उसको उसको हिसाब देगा वो। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी आपके, इतनी बात तो समझ में आ गई ना? हैं? ठीक। अब क्या होता है कि अब क्योंकि ये डिज़ायर था, बट कोई कानून नहीं था। देखो हमारी एक डिज़ायर होता है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए कोई रूल, कोई कानून, कोई नियम नहीं है, तो फिर वैसा नहीं हो पाता। जैसे मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं क्या नाम है ईज़ान पढ़ें, ईज़ान इंग्लिश बोलें, ईज़ान जो है क्या नाम है बहुत अच्छे से दुआएँ याद कर लें, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई निज़ाम, कोई कानून, कोई रूल नहीं बनेगा कि इस टाइम को पढ़ना है, इस टाइम को दुआएँ याद करनी है, इतना तो ये 3 साल के, 4 साल के हो गए हैं, 5 साल के, 10 साल के भी हो जाएँगे, उनको कुछ नहीं याद आएगा, कुछ नहीं याद रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई रूल और कानून नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरीके से चाहे कितने भी साल गुज़र गए, आज़ादी का इतना टाइम हो गया, ठीक है? आज भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि लॉ बन गया है, तो ठीक है, जब तक लॉ नहीं बना था, तब तक ये चल रहा था कि कैसे चलाया जाए, कोई कानून तो है नहीं इसके लिए।
तो पहले कानून नहीं है तो कानून बनवाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो पहले ये तो बताओ कि क्या कानून बनाने के लिए होगा क्या? पहले हम करेंगे क्या? मतलब व्हाट वी वांट। पहले इसकी रिकमेंडेशन ली जाए, तो एक्सपर्ट कमिटीज़ बनाई गई, बलवंत राय मेहता की, कि भाई क्या होना चाहिए, कैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। उन्होंने अपनी-अपनी बात बताई कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए। 3 टियर गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, ऐसा-वैसा पूरा कहानी उन्होंने बताया। बलवंत राय मेहता की बात कुछ हद तक लोगों की समझ में आई, जिसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी, लेकिन क्योंकि यूनिफ़ॉर्मिटी तो है नहीं, कोई कानून तो है नहीं, बस एक रिकमेंडेशन है, उसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता, वो ज़रूरी मतलब वो एकदम रिजिड है, उसको सब जगह एक तरह से इम्प्लीमेंट करना, ये बात थी नहीं। फिर क्या हुआ, इन्होंने जो है दूसरा वो कर दिया, यानी मतलब दूसरी रिकमेंडेशन, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई और उसने जो है अपना 1977 के अंदर वो अपना अशोक मेहता की कमेटी की रिकमेंडेशन मांग ली, लेकिन सरकार गिर गई। अब जो आया वो जो है तीसरा आ गया, ठीक है, समझ रहे हो? अब इसके बाद में क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया। तो नेक्स्ट जो है जीवी के राव ने दे दिया अपनी रिकमेंडेशन, उसको उसके बाद में फिर क्या नाम है, थुकोंग आ गए, उन्होंने दिया, फिर उसके बाद थुकोंग के बाद में जो है गेटगिल ने दिया। फाइनली ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए, नहीं तो यूनिफॉर्मिटी आएगी नहीं। कुछ प्राइम मिनिस्टर्स ने बेचारों ने कोशिश की, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट में। राजीव गांधी खुद ही चले गए मतलब दुनिया से, और उसके अलावा जो है वीपी सिंह की गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं थी। आप देखोगे आज मैंने वो डाला है, एक शॉर्ट मैंने डाला है, कभी अभी वायरल हो जाएगा 5 बजे, प्रधानमंत्री का पूरा वो है, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो कौन-कौन से प्रधानमंत्री कब-कब हुए हैं, वो 30-40 सेकंड के अंदर वो पूरा है, मतलब मैंने डाल दिया है। तो वो प्राइम मिनिस्टर उनकी फ़ोटोज़ के साथ वो पूरा रील है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि इसके बाद कौन-सा प्राइम मिनिस्टर हुआ है, तो एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा है। उसी तरह से दूसरा 6 बजे वायरल होगा, वो मतलब निकलेगा, पब्लिक होगा, वो आपका प्रेज़िडेंट की पूरी लिस्ट है, उसमें भी 30-40 सेकंड के अंदर है। तो ज़्यादा नहीं है, उसको अब देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे मैंने राजीव गांधी के बाद में फिर वीपी सिंह ने भी कोशिश की, वीपी सिंह भी नहीं कर पाए। फिर पीवी नरसिम्हा राव ने, बीच में चंद्रशेखर वगैरह भी हैं, लेकिन कोशिश जो है हुई है वो फिर वीपी नरसिम्हा राव ने की है। और नरसिम्हा राव, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट नहीं थी उन लोगों की, तो कुछ नहीं हुआ। वो पीवी नरसिम्हा राव की स्टेबल गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया पार्ट 9 एंड पार्ट 9A, उसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक ऐड किया पार्ट 9 के अंदर, और एक शेड्यूल ऐड किया, शेड्यूल 11। उसके अंदर ये लिस्ट दे दी कि भाई ये 29 आइटम है शेड्यूल 11 के अंदर, इसके अंदर पंचायती राज अपने हिसाब से फाइनेंसेस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चलाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ कंपलसरी प्रोविजन दे दिए कि पंचायती राज के लेवल पे, पंचायती राज जो है मतलब पंचायती राज ऐसे स्टेब्लिश किया जाएगा, ये कंपलसरी है, हर स्टेट को करना है। ये सेंटर ने, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में बना के लिख दिया। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो सबको करना पड़ेगा, तो स्टेट को दे दिया गया। और इसी तरीके से उन्होंने जो है स्टेट ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कंपलसरी प्रोविजन को जरूरी था इम्प्लीमेंट करना, वॉलंटरी प्रोविजन को था कि चाहे करो तो ना करो, आपकी मर्जी है, मतलब मर्जी के ऊपर छोड़ दिया स्टेट लेजिस्लेचर की। उसके बाद में स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने अपने यहाँ पे कानून का क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आदेश था, तो सबने इम्प्लीमेंट करवाया, कहीं 2 टियर कहीं 3 टियर, लेकिन ज़्यादातर 3 टियर इम्प्लीमेंट किया गया। ग्राम सभा बनाई गई, वो सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन था उसको इम्प्लीमेंट करने करा गया। लेकिन पंचायती राज एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज, यहाँ पे एक्सटेंशन ये नहीं था, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज तक पंचायत राज को पहचाना मुश्किल था, क्योंकि ग्राम सभा वाले क्यों स्टेट लेजिस्लेचर की बात मानते, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। पंचायत मतलब शेड्यूल्ड एरियाज वाले, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज वाले, वो अपने कस्टम और कस्टमरी लॉज के हिसाब से चलते हैं। उनकी एस्पिरेशन, उनकी फीलिंग्स को देखने के लिए, उनको समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि रिकमेंडेशन मांगी कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो वहां से जो ऑटोनोमस काउंसिल है या रीजनल काउंसिल, उन लोगों की रिकमेंडेशन वगैरह को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, एक 1996 के अंदर, यानी लगभग 4 साल बाद, फिर ये इम्प्लीमेंट होता है आपका पैसा एक्ट लेकर आते हैं। और पैसा एक्ट के अंदर ग्राम सभा को बहुत पावर दे देते हैं, ताकि ग्राम सभा जो है वहाँ पे जो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे ग्राम सभा पावरफुल रहे, और वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाए, क्योंकि तरीका ही यही है, हम चाहते ही यही है कि ग्राम सभा अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करे। तो पैसा एक्ट शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज जो है, जो आदिवासी वगैरह लोग जो रहते हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। बाकी जनरल जगहों पे जो ग्राम सभा इम्प्लीमेंट होगी, ग्राम सभा अपने हिसाब से अच्छे से कर सके। लेकिन ग्राम सभा के पास पैसे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है, और कहाँ से उसके पैसे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो है उसकी भी रिकमेंडेशन आती है। जैसे हर कमेटी बनती है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, वो सेकंड ARC बोला जाता है, सेकंड ARC की रिपोर्ट है। तो उसमें के बेसिस पर सेकंड ARC ने बहुत सारी रिपोर्ट दी हुई है, तो वो स्टडी करके और वो रिपोर्ट देती है कि भाई ऐसे ऐसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा फंडिंग रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मतलब क्या होगा। तो उसने एक रिपोर्ट उसने भी दे रखी है, तो उसके बेसिस पर गवर्नमेंट कभी विचार करेगी, तो उसको और फाइनेंशियल रिसोर्सेज देगी। वैसे ज़्यादातर हैफ्टी जो ज़्यादा डिपेंडेंस है
वो ज़्यादातर सेंट्रल और स्टेट फंडिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है ना? ये बताया गया। और बाकी बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स उसने और दे दिए कि हाँ भाई ये कुछ वजह हैं, वो आप पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वजह है, मैंने बता भी दिया है कि भाई ठीक से रिलेक्टेंट हैं लोग, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इनएडिक्वेट मशीनरी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, और लोग अवेयर नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ठीक से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फंक्शन नहीं कर पाता है। होते हुए भी प्रधान अपनी मनमानी करता है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, जैसे आप ही लोगों को नहीं पता था कि प्रधान को भी हटाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब आप आईएएस की तैयारी करो तब जाके आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पता चला है ठीक से, अदरवाइज है तो ये बच्चों की किताब में भी, नगर पालिका क्या नाम पंचायत सिस्टम, ये सब आप लोगों ने बचपन में भी किताबों में देखा होगा, लेकिन इतने ठीक से थोड़ी ना पढ़ते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका मतलब कहानी है, और नगर पालिका और पंचायती सिस्टम ये आपने देख लिया, मतलब ये बस इतनी ही आप चीज़ें देख लें। और इसमें ध्यान रखिएगा कि स्टेट जो इलेक्शन होता है, मतलब जो उसका होता है ग्राम सभा का, वो डायरेक्ट होता है, और पंचायत समिति यानी सबका डायरेक्ट इलेक्शन होता है मेंबर्स का, और एक प्रधान का डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बाकी जो चेयरमैन होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि जो पंचायत समिति या जिला परिषद का चेयरमैन होगा उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। और उसके बाद में अब हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ की बात आती है। म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं, वो हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, म्यूनसिपैलिटी से क्वेश्चन जल्दी आते हैं। मतलब रेयर कभी बाई चांस कभी पूछ ले, लेकिन पूछता नहीं है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पंचायती राज ग्रास रूट लेवल मैनेजमेंट और पंचायती राज, यानी जो ग्राम सभा है वही वाला पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका पंचायत में। म्यूनसिपैलिटीज़ से रेयर कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत कम पूछता है। लेकिन अगर मान लो बाई चांस थोड़ा बहुत अगर पूछेगा तो उसको कल मैं करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? क्या डे? कल तो मैं कराऊंगा इसको, तो कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में आ गया?